एनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे, एडवांस डिक्लाइन 1:6, काफ़ी सेलिंग प्रेशर ब्रॉडर मार्केट में। इन सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार में तेज़ गिरावट, निफ्टी 1% से 1% के करीब गिरकर 22,000 के करीब, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट गिरा, मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे। सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव हावी, सरकारी बैंक और रियल एस्टेट इंडेक्स में करीब 2% से ज्यादा का नुकसान, वहीं 3 से 4% गिरे ओबरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर। आज मेटल ऑटो इंडेक्स में भी 2% की गिरावट। फंड जुटाने की मंजूरी के बाद वोडाफोन आइडिया में तगड़ी गिरावट, शेयर 13% फिसला, वायदा का टॉप लूजर। और जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट के बाद मैक्स लाइफ में आज अच्छी तेजी, स्टॉक 3% से ज्यादा उछलकर बना वायदे का टॉप गेनर। जेफरीज ने दिए हैं करीब 1200 के टारगेट। निफ्टी में यूपीएल की जगह ले सकता है श्रीराम फाइनेंस का शेयर। इंडेक्स रिव्यू पर आज बाजार बंद होने के बाद होगी बैठक, श्रीराम फाइनेंस में रौनक। और एकदम सपाट लिस्टिंग के बाद जुनिपर होटल्स में जोरदार एक्शन, करीब 11% ऊपर कर रहा है कारोबार। 360 रुपए का था इशू प्राइस। ओके, चलिए फिर गुड आफ्टरनून। और काफ़ी ख़राब दिन मार्केट के लिए, हालांकि लोअर लेवल से अब कुछ रिकवरी दिख रही है मार्केट में, लेकिन फिर भी ब्रॉडर मार्केट का हाल बहुत बुरा है, जिसकी वार्निंग साइंस थे शुरू से। आज सुबह भी हमने बात की थी कि ब्रॉडर मार्केट में मुझे बहुत पेन नज़र आ रहा है, लेकिन निफ्टी का बिहेवियर थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर है। लेकिन देखते हैं, अभी भी क्लोजिंग से पहले का 1.5 घंटा कुछ भी हो सकता है मार्केट में। किस तरीके का एक्शन पैन आउट होगा, इस पर नजर रखेंगे। वीरू हस्ता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। अब अनुज, मुझे याद है सुबह में आप मेंशन कर रहे थे कि मार्केट ब्रेथ पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि लगातार 3 सत्रों में हमने देखा वो ब्रेथ काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई है। और आज भी वो सिचुएशन वैसे कुछ खास इंप्रेसिव है नहीं। 1:5 5 गिरने वाले शेयर अगर 6 में ट्रेड हो रहा है। अब क्लोजिंग के लिहाज से 22,000 को कोशिश मार्केट में कुछ पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं कि उसके ऊपर टिके रहना है। इफ इट ऑल ये इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर कल एक्सपायरी के लिए भी एक बहुत ही बुरी परिस्थिति में हम रहेंगे क्या? देखिए अजदा, ये सारा का सारा मामला वापस आ रहा है 20 डे का, क्योंकि आज फिर हमने उसको टेस्ट किया और आज हमने फिर एक बार के लिए उसको डिफेंड कर लिया। लेकिन पिछली बार भी जिस तरीके से हमने उसको टेस्ट किया था, वहाँ से एक बाउंस मिल गया था आपको। दूसरी बार ये टेस्ट हो रहा है, तो मार्केट में क्लियरली साइंस तो हैं। आज जो हमने सुबह डिस्कस किया था उसमें एक चीज़ तो परफेक्ट बैठी कि मिड कैप मार्केट ख़राब हो गई है और एडवांस डिक्लाइन बहुत ख़राब हो गया। इनफैक्ट अब हम अगर इस समय की बात करें तो इस मंथ में मिड कैप इंडेक्स नेगेटिव में टर्न हो गया है। इस मंथ में मिड कैप इंडेक्स अब 0.5% नेगेटिव है। निफ्टी अभी भी 1.5% पॉजिटिव है, लेकिन मिड कैप नेगेटिव में आ गया है। तो एक साइड ऑफ द इक्वेशन हमारी सही बैठी, दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन हमारी बिल्कुल गलत बैठी। जो ये मेरा व्यू ये था कि निफ्टी में एटलीस्ट बाय ऑन डिप्स प्ले आउट होगा, और निफ्टी में जो एक जोन दिया था कि उस जोन में अगर आप बाय करेंगे तो वो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगी, वो स्ट्रैटेजी एकदम उल्टी पड़ी। तो ठीक है, उसका थोड़ा सा एक ज़रूर मुझे अफसोस है, क्योंकि आज जो हमारी सुबह स्ट्रैटेजी यही थी कि थोड़ा सा बाय करें 22,100 के आसपास और 22,050 का स्टॉप लॉस लगाएं। वो स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हुआ होगा, क्लोजिंग स्टॉप लॉस अभी ट्रिगर नहीं हुआ 21,970 का। तो देख लेते हैं। आई थिंक सारा का सारा मामला क्लोज का है। अभी भी हो सकता है कि आखिरी के 1.5 घंटे में हो सकता है मार्केट अभी 160 पॉइंट नीचे 80-90 पॉइंट रिकवर कर जाए और सिर्फ 70 पॉइंट अगर रेड में रह जाए तो भी वो क्लोज बहुत अच्छा होगा टेक्निकली मार्केट के लिए। लेकिन जिस तरीके से मार्केट की इंट्राडे में पोजीशन खराब हुई है वो क्लियरली नेगेटिव है। लेकिन ज़्यादा दिक्कत है मिड कैप्स में। मैं बता रहा हूँ फिर से, मैंने आज भी मैं एक बहुत बड़े फंड मैनेजर से बात कर रहा था और उन्होंने बोला है कि इस समय वो अब 30 से 40% कैश में आ गए, जबकि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुलिश फंड मैनेजर्स में से जाने जाते हैं। वो अब कैश में आ गए हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा तो मार्केट में बड़े लोगों को सेंस हो रहा है कि थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर ही लीजिए। और ये आपको स्टॉक्स में दिख भी रहा है, जिस तरीके से HPCL, इंडियन होटल्स, इंडिया सीमेंट और 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, ऑटो स्टॉक्स, जो जब मार्केट लीडिंग स्टॉक इस तरीके से गिरने लगते हैं ना, तो आपको कुछ तो इंडिकेशन दे रहा होता है कि मार्केट में थोड़ा सा मामला खराब हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, एक शेकआउट है जिसकी ज़रूरत थी मार्केट को। तो शेकआउट मार्केट में क्लियरली देखने को मिला और ऑफ कोर्स ज़्यादा पेन हो मिड कैप साइड पर ही नज़र आ रहा है। वीरू,
कंसिडरिंग कल एक्सपायरी है, कोई ऐसे स्टॉक्स जिन पर वायदे बाजार में बहुत बड़े मूव्स देखने को मिले हैं? हर्षिता गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षिता, आई थिंक जो इंडेक्स में हुआ आज उसका इम्पैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स पे काफ़ी है। मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ हर्षिता इस बात को लेकर कि क्या मैं अगर यहाँ पे कुछ स्टॉक्स फ्यूचर्स पे टिप्पणी करूँ तो यहाँ से वो क्लोजिंग में अच्छा स्विंग देंगे क्या नहीं देंगे, क्योंकि कंप्लीटली जो सुबह स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ में है अब तक, पर जहाँ पे वीकनेस थी वीकनेस है। मैं सिर्फ आपको एक दो बातें कहता हूँ हर्षिता कि हेवल्स आज इंट्राडे हाई पर है, सुबह भी हमने पिक किया था, तो उसकी शेडो में वोल्टास ही भागा, अनुज के स्पॉटलाइट में जो उल्लेख भी किया गया था। मेरे को लगता है 2-3 स्टॉक्स जो अभी काम कर जाएंगे लोअर लेवल्स पे, उसमें एक वोल्टास भी है। हेवल्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, ओआई घटा है, प्राइस अप है, नेक्स्ट मंथ में लॉन्ग है, ऑल टाइम हाई पे है। एक डिप आया था वोल्टास पे, मेरे ख्याल से वोल्टास का एक डिप काम कर जाएगा। बेस स्क्रीन पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मार्च फ्यूचर्स करीब 1124 पे ट्रेड कर रहे हैं, मैंने मेंशन भी कर दिया। पुल बैक ट्रेड अगर दोबारा खेलना होगा स्ट्रेंथ की साइड तो आई थिंक आई विल प्रेफर वोल्टास। हेवल्स तो है ही बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद एक स्टॉक और लेके आएगा, दैट्स कोरोमंडल। 1053 पे एक पुल बैक जनरेट कर रहा है, तो अगर आप एक पुल बैक ट्रेड लोकेट कर रहे हैं, आज एक बार फिर से इसने कल एक बड़ी लोअर शेडो क्रिएट करी थी, आज एक पुल बैक जनरेट करता हुआ आज एक इस पर नजर रखिएगा। टाटा कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 0.5% ऊपर, ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी के बेहद नज़दीक जाके खड़ा हुआ है स्टॉक 1922 पर। थोड़ा सा कन्विशन मुझे इस पे है, रोलोवर्स के स्टैट्स इसमें करीब करीब 61% के हैं, अच्छे हैं। और साथ ही साथ एक स्टॉक और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो कि अभी एज ऑफ नाउ अच्छा लग रहा है, दैट्स HDFC लाइफ। रिस्क कम है। ये जो मैंने कोरोमंडल का जिक्र किया या मैं जब HDFC लाइफ का जिक्र कर रहा हूँ हर्षिता, ये लोअर ट्रेजेक्टरी से ऊपर आ रहे हैं स्टॉक्स। इनमें ना 52 वीक हाई है ना ऑल टाइम हाई है, बट लोअर लेवल से एक कमज़ोर बाजार में ये पुल बैक ले रहे हैं, तो इन 3-4 स्ट्रक्चर पर नजर रखिए। बट आई थिंक हर्षिता थोड़ा कन्विक्शन आज सुबह की वोलेटिलिटी को देखने के बाद कम है, स्टॉक स्पेसिफिक भी हर्षिता। क्लियरली एक बड़ा शेकआउट मार्केट में देखने को मिला है। चलिए मैं आपके सामने कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी रख देती हूँ जहां पर क्लियरली वो बड़े मूव्स का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। आज देखिए कमजोरी ऑटो कंपनियों में अच्छी खासी बनती दिखाई दी है, तो ट्रेंडिंग में आपको नजर आएंगे बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स टॉप लूजर्स इस मार्केट के। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल 3% करेक्ट करता हुआ, आपका पावर ग्रिड भी कमजोर ही कारोबार कर रहा है। मिड कैप साइड पर आए तो वहां पर भी ऐसे कुछ स्टॉक्स दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया, बड़ी फंड रेज का ऐलान, लेकिन उसके बाद पूरी हवा निकल गई है स्टॉक से। जी एंटरटेनमेंट में आज खासा करेक्शन, और जो हेडलाइन में भी हम मेंशन कर रहे थे कि रियल्टी काउंटर्स जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से भागे थे वहां पर करेक्शन देखने को मिला है। और पीएसयू बैंकों में, कैनरा बैंक में 3% तक का कट देखने को मिल रहा है। हाउएवर इस मार्केट में कुछ तेजी के अंश है। हेवल्स में जोरदार तेजी है और ये कल से इनफैक्ट एक्सटेंड हुई है तेजी। मैक्स फाइनेंशियल उस ब्रोकरेज रिपोर्ट पर, संवर्धन मदसन में एक तेजी का एक मूव आया, श्रीराम फाइनेंस इस शायद उम्मीद में कि इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये सभी वो ट्रेड्स है जहां पर हमने देखी है दोनों तेजी और मंदी के बड़े मूव्स। ऐसे में हमारे जानकारों की का पैनल पूरी तरह से तैयार है, उनसे जानेंगे आज क्या ट्रेड लेना है। टेक्निकल्स पर हमारे पैनल से बातचीत करेंगे, लेकिन फंडामेंटल पर्सपेक्टिव गौरांग शाह से लेंगे, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ और साथ ही साथ विकास सालुंखे और चंदन तापड़िया, ये हमारा साथ आज देने वाले हैं, उनसे डिटेल में होगी बातचीत। कॉर्पोरेट स्कैन में आज केईसी इंटरनेशनल के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर 2:30 बजे जो निफ्टी 50 की रिव्यू की आज बैठक है, इसमें क्या आएगा अंदर, और जाहिर तौर पर सब लोग कह रहे हैं कि यूपीएल जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं वो निकलेगा। ये सारे डिटेल्स लेकर विवेक अय्यर जुड़ने वाले हैं। बात होगी फिर पीएसयू कंपनियों की, जहां पर एक मैसिव करेक्शन देखने को मिला है और ये वैल्यूएशंस में भी रिफ्लेक्ट होने लगा है। सुमित ये डेटा पॉइंट्स आपके लिए शेयर करने वाले हैं। 2:55 पर फिर मार्केट बिग बॉयस में हमारा साथ प्रकाश दीवान देंगे, उनसे भी होगी बातचीत। फिर लेकर आएंगे आपके लिए बीटीएसटी और क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी भी। ओके चलिए पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय की आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून। एक्चुअली सुबह भी एक क्विक सिग्नल्स के वक्त भी बहुत डिफिकल्ट था स्टॉक निकालना, अब भी वैसा ही है। स्टॉक मैंने चुना है मैक्स फाइनेंशियल, 976 पर ट्रेड कर रहा है, 977 पर। टॉप होगा 10 रुपया, 967 पर बिल्कुल ऑन द अपसाइड। जो टारगेट होंगे मैक्स फाइनेंशियल के 990 के, यस मैक्स फाइनेंशियल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। मैक्स फाइनेंशियल एक बाई साइड का ट्रेड और आज का आउट परफॉर्मर भी है। मानस आफ्टरनून आप क्या पिक करेंगे?
गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। संवर्धन मदरसन की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर काफी समय 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने निकाला। आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 116 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से मदरसन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 124 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। इसमें अगर चाहें तो ऑप्शन में ट्रेड पिक कर सकते हैं। मार्च मंथ का 120 वाला कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं 4 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से। 8.5 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, संवर्धन मदरसन 118.80 पे आपने पिक किया। मानस, आपका ट्रेड यहाँ पे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मैं एक सेल के साथ जाना चाहूंगा। थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो खराब हुआ है वो है बजाज ऑटो का। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ऊपरी लेवल से यहाँ पे बिकवाली है, जो पिछले 3-4 दिनों का लो था वो भी टूटा है। तो जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 7,800 का। कम से कम 200 पॉइंट का एक स्विंग का पहला सपोर्ट होता है, और 200 पॉइंट के बाद यानी 7,800 के बाद 7,500 तक की जगह बजाज ऑटो में दिख रही है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक वीकनेस मुझे बजाज ऑटो में दिखता है। तो बजाज ऑटो इज अ सेल। हालांकि लोअर एज पे है तो सेल ऑन राइज विल बी ए बेटर स्ट्रैटेजी। स्टॉप लॉस होगा 8,100 का। ओके, चलिए अब जोड़ते हैं अमित सेठ को। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मैं शॉर्ट ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। मुझे एक्साइड इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर यहाँ पे नियर टर्म में थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। स्टॉक में एक हमने रिसेंटली का अच्छा रनअप देखा था, लेकिन अब रिसेंटली देखा कि स्टॉक में ऑलरेडी एक 2 लोअर हाइज बन चुके हैं, विच इज टेक्निकली नेगेटिव। आज के सत्र में स्टॉक ने अपना 50 डेमा भी ब्रेक किया है। अगला सपोर्ट इसका लगभग 309-10 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है स्टॉक स्लाइड में वहां तक जा सकता है। फ्यूचर्स में इसका लगभग प्राइस 319 का है। इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 323 एंड टारगेट्स ऑफ 312 एंड 308। ओके, तो ये शॉर्ट साइड का ट्रेड, तो बजाज ऑटो शॉर्ट, एक साइड विद शॉर्ट का ट्रेड। विकास, तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून शरद जी, एवरीवन। देखो, ओवरऑल मार्केट में मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते देखने मिला है, बट स्टॉक में मुझे लगता है ज्यादा यहाँ पे क्रैक देखने मिल सकता है। मेरा भी सेल साइड ही रहेगा स्टॉक। डॉक्टर लालपात मुझे लगता है यहाँ पे वीक होते हुए देखने मिल रहा है। इसका जो वीकली इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था 25-60 के आसपास का, वो ब्रेक हो चुका है और उसके नीचे फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 2270 के लिए इसको टारगेट के लिए इसको सेल करके लेके जाना चाहिए नीचे में। और ऊपर में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा वो 2380 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें लगा के इसमें सेल करके लेके जा सकते हैं। ओवरऑल 1 से 2 दिन में मुझे लगता है एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है नीचे की तरफ का। तो ये मेरा सेल कॉल रहेगा। ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब 2341। तो अभी यहाँ पर डायग्नोस्टिक स्पेस पे सेल कॉल आई है। बजाज ऑटो और एक्साइड के सेल को देखते हुए आई थिंक कुछ एग्रेसिव स्पेस में भी सेल्स आ रहे हैं ऑटो में, जहाँ पे कल तक हमने बड़े मूव देखे थे। बहरहाल गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, पहली बात तो ये कि आई थिंक इस एक्सपायरी के नज़दीक जो टर्बुलेंस बाजार में है उसमें भी एक धड़ा मिड कैप स्पेशली जो पेन में है, आपको लगता है कि आई थिंक एक टाइम वाइज एक थोड़ी करेक्शन मोड में आ जा सकता है पॉसिबली, जिस आगे की अगर आप 1-2 महीनों की पोजिशनिंग देखें, आई मीन आचार संहिता का अगर आप देखें कि मतलब लागू होना, चुनाव की घोषणा होना, उसके बाद चुनाव की तारीख, क्या पॉसिबली मिड कैप वो इंडिकेट कर रहे हैं आपको, जिस प्रकार से प्रेशर पिछले 3-4 सेशन में है कि थोड़ा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का मोड स्पेशली लार्ज में नहीं तो कम से कम मिड कैप में आ सकता है? और आपका पोजिशनल कॉल क्या है इस वक्त का? धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो लाजमी है थोड़ा बहुत नीचे की तरफ रुझान आना, मझौले सूचकांक में, छोटे सूचकांक में, और खास करके जो माइक्रो कैप है उसमें। और ये बड़े भी ऐसे थे और इतिहास गवाह है वीरेंद्र, जब भी करेक्शन आता है तो सबसे पहले धराशायी छोटे और मझौले सूचकांक होते हैं और उनके शेयर होते हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले कुछ महीनों में चुनाव को लेकर के भी शायद बाजार में उठापटक, वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो धीरे धीरे करके हावी हो सकती है। थोड़ा बहुत मायूस हो सकता है बाजार, अनिश्चितता का वातावरण, नतीजों को लेकर के क्या होगा। खैर, फिर भी हमें लग रहा है कि इतना कोई बड़ा संकट हमारे सामने नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो क्षेत्र के आधार पर मझौले शेयर में खरीदारी की राय होगी।
एक स्टॉक जो हमें पसंद आता है और आज सुर्खियों में भी है, वो है भारती एयरटेल। काफी समय से खरीदारी की यहाँ पर राय रही है और जिस प्रकार से टिप्पणी आई है कि 300 रुपए तक के आरपूज आ सकते हैं और इनमें संभावना बहुत ऊपर की तरफ लग रही है, तो भारती एयरटेल खरीदारी की राय पहले भी थी, आज की तारीख में बरकरार है। लक्ष्यांक अगर हम आप अगर पूछते हैं तो 1300 के पार लक्ष्यांक लगते हैं भारती एयरटेल। 1300 के बियॉन्ड भारतीय एयरटेल जाने की पूरी क्षमता रखता है और इनफैक्ट आज सुबह में पूरा एक्शन बना भी था इधर, जब वो अपडेट्स हेक्साकॉम के का जो आने वाला इम्पेंडिंग आईपीओ है उससे पहले मैनेजमेंट ने शेयर किए और ऑफ कोर्स जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में सुनील भारती मित्तल ने बयान दिए थे कि एयरटेल को एक डिजिटल एंटिटी के तौर पर अब देखना चाहिए, उसी तरफ काम हो रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की साफ बनी है। अच्छा, इस बीच टिप्स इंडस्ट्रीज में आपको अपडेट दे दूं, 625 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल बायबैक को मंजूरी मिली है, जो एक प्रीमियम पर है, करीब 508 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो ये अपडेट आया है। लेकिन ऑटो कंपनियां, और एक तो सही स्टॉक राजेश सातपुते ने पिक किया है बजाज ऑटो का, लेकिन कल तक इन स्टॉक्स में मोमेंटम था, आयशर हो, हीरो जैसे काउंटर्स हो। आज ये जो बिकवाली थोड़ी सी और इंटेंसिफाई हुई है, मानस क्या संकेत है? इनफैक्ट इवन टीवीएस मोटर आप देखिएगा, वहां पर भी ये एक स्टॉक है जहां पर करीब 1.5% तक का करेक्शन आया। ये शायद इतना बिखरा नहीं है जितने बाकी इसके पियर्स, लेकिन अप्रोच क्या होगी? क्या यहाँ पर मंदी के दरवाजे खुल रहे हैं? अब देखिए, आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर रहेगा। ऑटो स्पेस में टाटा मोटर्स अभी भी काफी बेहतर लग रहा है। हालांकि आयशर मोटर्स में बहुत डिफिकल्टी हो रही है 4000 के ऊपर के लेवल्स को सस्टेन करना, और अब क्योंकि आयशर मोटर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। शायद हमें 37-75 तक के टारगेट देखने को मिल जाए। अगर हमें टीवीएस मोटर्स की बात करनी हो तो देखिए, टीवीएस मोटर्स हालांकि प्रॉफिट बुकिंग का दौर पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है, लेकिन लोअर लेवल पे देखिए तो जब तक 2050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बने रहने की कोशिश करनी है। तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि टीवीएस मोटर्स में आप होल्ड करिए, लेकिन आयशर मोटर्स थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं आयशर मोटर्स में तो। ओके, आज तो ये आपने मानस का व्यू सुना इस ट्रेड सेटअप पे। आज ऑटो में क्लियरली एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। मीनवाइल डायरेक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा इंडस्ट्रीज से बात करेंगे। इंडस्ट्रीज रखिएगा स्क्रीन पे, पहले निफ्टी रखिएगा, निफ्टी बैंक रखिएगा। अनुज, ये अगर मैं निफ्टी को देखूँ, आई मीन आज मतलब बीते 10 दिन में सेकंड टेस्ट था 20 डेमा का, इस बार वायलेट भी हुआ। और एक और चीज़, अगर मैं आज इंट्राडे बेसिस पे देखूँ अनुज, तो बैंक निफ्टी ने एक समय ऑलमोस्ट अपने 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी को भी छू लिया। मतलब एक स्पेस जो कि कमज़ोर था, जहाँ लैक ऑफ बाइंग थी, वो चला गया 100 डेमा की तरफ। क्या फीलिंग आ रही है कि बाजार इस बार 20 डेमा को सरेंडर करने के मूड में है? जब तक हो ना जाए ना वीरू, तब तक मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूँगा। इनफैक्ट मुझे फीलिंग आ रही है कि अब अगर आपने 22,062 22,070 के करीब का लेवल क्रॉस कर लिया अगर इस रिकवरी में, तो आज शॉर्ट कवरिंग की भी पॉसिबिलिटी है वैसे। लेकिन देखिए, आपको याद होगा उस दिन भी हमने इंट्राडे बेसिस पे 20 डेमा तोड़ा था, क्लोजिंग पे नहीं तोड़ा था। क्लोजिंग पे हमने शानदार रिकवरी दिखाई थी। ठीक है, तो आज भी ठीक है, मार्केट ने टेस्ट किया है 20 डेमा, इंट्राडे में ब्रीच भी किया है, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं। इनफैक्ट उससे पहले एक बार और भी हुआ था जब हमने उसको हिट किया था। आई थिंक 12 फरवरी के आसपास पहले भी एक बार हो चुका है, और उसके बाद मार्केट ने आपको लगातार 4-5 दिन की बड़ी रैली दी थी। तो जब तक ये इसके नीचे कंफर्टेबली क्लोज नहीं हो जाए ना, मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा। और अगर इनफैक्ट आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे लास्ट 3 महीने की, तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और क्लोज जब तक 21,970 के ऊपर है तब तक वीरू मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस मार्केट में। एक चीज़ ज़रूर है, इस मार्केट में अब वो वन वे जो तेज़ी थी ना, वो वन वे वाली तेज़ी नहीं है अब इस मार्केट में। इस मार्केट में बीच बीच में आपको झटके भी लग रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे भी मार्केट आ रहा है, लेकिन बीच बीच में आपको वीरू थोड़ा सा पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है आपकी वीरू। और अनुज, फाइनली बैंक निफ्टी, ये उदासीनता पहले से थी यहाँ पे, और आज 100 डेमा। बैंक निफ्टी तो खैर बहुत वीक हो गया वीरू। मतलब बैंक निफ्टी में तो वो वीकनेस उसी दिन क्लियर हो गई थी जब वो HDFC बैंक टिक नहीं पाया। वो जो रैली थी उसकी, वो एक दिन में ही फिजल आउट हो गई थी, और उसके बाद अगले दिन वो बाकी का बचा कुचा काम हो गया। तो बैंक निफ्टी तो खैर वीक है बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में होगा क्या, हो सकता है कल 500-600 पॉइंट की रैली आ जाए एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग। ये बैंक निफ्टी बीच बीच में कर रहा है, तो ये बैंक निफ्टी पे पॉसिबल है बीच बीच में रैलीज आना, लेकिन पोजिशनली आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग बिल्कुल नहीं कर सकते इस समय। तो
जी हाँ, पोजिशन लेकर आप देखें, लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। वो चीज़, वो कमिटमेंट, वो आई थिंक रिस्क, आप रिस्क क्या इनफैक्ट कॉल निफ्टी पे ले सकते हैं। एक दो हैवी वेट्स को देखते हैं। देखिए इंडेक्स से बातचीत हो गई, अब ज़्यादा बात इंडेक्स पर नहीं करेंगे, यहीं पर ही लेट्स आई थिंक ब्रिंग सम की स्टॉक फ्यूचर्स। एक बार लेके आइए आप रिलायंस को, उसके बाद लेके आइए आप HDFC बैंक को, उसके बाद लेके आइएगा आप एक बार के लिए SBI को। HDFC बैंक एट 1414, आज इसने अपने पिछले 3 दिन की 4 दिन की रेंज को तोड़ा, लेकिन उसको फिर रिगेन कर लिया। बट एग्जैक्टली रिलायंस क्या कर रहा है? अमित, आपका रिलायंस पर टेक क्या है? मेरे ख्याल से अगर आप, मैं रिलायंस को यहाँ पे डिस्कशन में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 28 नवंबर 2023 जब लगभग 4 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से रिलायंस ने एक ब्रेकआउट दिया था, तब से लेके अब तक एक भी क्लोज 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया है। आज का लो भी वेल डिफाइंड 20 डे में था। 67% रोल ओवर यहाँ पर ये पंच कर रहा है इस वक्त स्क्रीन पे। आपकी रीडिंग क्या कह रही है 29.25 के प्राइस पे? आपका प्राइस आउटलुक और आपका ट्रेड सेटअप क्या कह रहा है? वीरेन जी, एज फार एज रिलायंस इज कंसर्न, आपने सही कहा कि आज के सत्र में रिलायंस ने अपना 20 डेमा टेस्ट किया बहुत दिनों बाद। आवली चार्ट्स में देखे तो वहां पे एक बुलिश रिवर्सल कैंडल भी बना हुआ है। तो रिलायंस पे व्यू अभी इतनी जल्दी खराब नहीं है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। 2900 के लगभग इसका 20 डेमा है, तो थोड़ा सा नीचे 2890 के स्टॉप से एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है बेस्ड ऑन अर्ली चार्ट्स फॉर अ टारगेट ऑफ 2975। ऑब्वियसली 1 से 2 दिन लगेंगे टारगेट्स अनफोल्ड करने में। जब तक 20 डेमा होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि रिलायंस में एक रिबाउंड पॉसिबल है यहाँ से। रिलायंस में एक रिबाउंड पॉसिबल, और रिबाउंड शायद मार्केट की चाल को भी थोड़ा सा संभालने में मदद करेगा। इस समय नेटवर्क 18 का स्टॉक स्क्रीन पर रखते हैं। जियो सिनेमा पर IPL 2024 के लिए 4000 एडवर्टाइजर्स को लाने का टारगेट है। ये अपडेट दरअसल वायाकॉम 18 स्पोर्ट्स के जो CEO हैं उनकी तरफ से आ रहा है, तो एडवर्टाइजिंग इनकम के लिहाज से एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आपको रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, नेटवर्क 18 की बात हो रही है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर एंटिटी पर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करें। ये फिलहाल वो अपडेट्स आते हुए स्टॉक आज पूरे मार्केट की तरह नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट एक ऐसी कड़ी थी जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली। एटलीस्ट कल तक ये सारे स्टॉक्स ऊपर थे, और आज मार्केट के उस प्रेशर में यहाँ पर हमने देखी अच्छी खासी पोजीशंस अनवाइंड हुई है। गौरांग, कई सारी रियल्टी कंपनियों से हमने बातचीत की है, कल परसों DLF से भी बातचीत हो रही थी। हाथों हाथ लिया जा रहा है लग्जरी प्रॉपर्टीज को। कई सारे दरअसल प्रीमियम मिड इनकम प्रॉपर्टी लॉन्चेस ये सारी कंपनियां कर रही हैं, और इस साल के एंड में वो रेट कट का भी कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट आएगा। ये करेक्शन फिर क्या मौका देगा पोजीशन लेने का, और कितने और करेक्शन की जरूरत होगी रादर इन स्टॉक्स में नई तेजी करने के लिए, या फिर वो निवेशक जो इस तेजी का हिस्सा नहीं कर पाए थे उनके लिए? कवरेज हमारी कुछ कंपनियों पर है रियल एस्टेट में, लेकिन जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए थे कमूमन 3 कंपनियों के, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF और मेरे ख्याल से प्रेस्टीज और शोभा, ओबेरॉय रियलिटी सहित, ये सब आ चुके थे, तो कुछ कवरेज हमने निकाल दी थी। गोदरेज और DLF पर फिलहाल मुनाफा वसूली की राय है। जहां तक सवाल है नया निवेश करने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन आया है पर्याप्त नहीं है। यहाँ से मेरे ख्याल से 5-10% का नीचे और करेक्शन आता है, तब जा करके मन बनाना चाहिए निवेश करना है। और अगर निवेश करने का आपको मौका मिलता है निचले स्तरों पर, तो पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश करने की राय हम नहीं देंगे। ये बात सच है कि ब्याज दरों में कटौती का माहौल बन रहा है, लेकिन वो कब ब्याज दरों में कटौती आएगी तो वो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और वो एक शायद ट्रिगर हो सकता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। लेकिन फिलहाल थोड़ा महंगा लग रहा है ये क्षेत्र। ओके, 2-3 स्टॉक्स देखते हैं। मैक्स फाइनेंशियल, आज सुबह हमने इसको बिग स्टॉक्स में मेंशन किया था क्योंकि काफ़ी एक लग रहा था वो रिपोर्ट देख के कि शायद ये कमाल करेगा स्टॉक्स। 4% ऊपर इस समय। एबट एक वीक मार्केट में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और एक स्टॉक जो कोलैप्स कर रहा है अब वो है जी एंटरटेनमेंट। बैन में ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा, लेकिन करीब 6% नीचे इस समय जी एंटरटेनमेंट। गौरांग, गुड आफ्टरनून। जी पर कोई व्यू है क्या आपका इस समय? यहाँ कवरेज है और दुखदायक कवरेज है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान नकारात्मक बन रहा है अनुज भाई, नतीजों को लेकर के कम खबरों पर ज्यादा चलता है ये। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार की खबरें इस पर छाई हुई हैं, बहुत जल्द यहाँ से आपको ऊपर की तरफ का परिवर्तन देखने मिले उसकी संभावना कम लग रही है।
और अगर थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ दायरे देखने को भी मिलते हैं तो मेरे ख्याल से वहां पर लोग निकलने की कोशिश करेंगे, जिससे ऊपर की तरफ के दायरे काफी सीमित हो जाएंगे। तो थोड़ा दर्द भरा बिल्कुल वहां पर माहौल है। हमारी कवरेज आज की तारीख में भी है, लेकिन ये डिस्क्लोजर देते हुए कि बहुत आसान समय नहीं होगा इस शेयर को ऊपर की तरफ उभरने के लिए। ओके। मीनवाइल वो थोड़ी सी जो रिकवरी, फीबल रिकवरी के साइन दिख रहे थे, वो वहाँ थोड़ा सा वापस प्रेशर आना शुरू हुआ। और एसबीआई, कोटक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय प्रेशर है। एचडीएफसी बैंक का एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग आया, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मार्केट आज का क्लियरली। तो जब जब लग रहा है कि थोड़ा सा संभलेगा, वहीं से कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा निराश कर देता है। अच्छा, लेकिन दो काउंटर्स जहां पर हमने देखा है कुछ कन्विक्शन के साथ खरीदारी हो रही है, अब वो फॉलो थ्रू टिका रहेगा या नहीं, अमित आप बताइए। एक है हेवल्स, दूसरा है क्रॉम्पटन कंज्यूमर। दोनों पर कल हम बात कर रहे थे, दोनों में इंटरेस्ट आया है। बड़े निवेशकों का अच्छी खासी ब्लॉक डील्स होती हुई दिखाई दी है। आज क्रॉम्पटन में कुछ देर पहले भी रिपोर्ट किया गया था, एक साइजेबल चंक खरीदा है ओपन मार्केट में। क्या सलाह होगी इन दोनों काउंटर्स पर? लेवल्स की तो जैसे हम 2-3 दिनों से बात करें, यहाँ पे तो काफी एक क्लियर कट ब्रेकआउट लगभग 1460 1480 के लेवल में आया है। आज के सत्र में भी हमने देखा है कि जो प्राइस एक्शन है दैट इज बैक्ड बाय वेरी गुड वॉल्यूम्स। तो मुझे लगता है हैवेल्स में एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन है तो लगभग 1543 का प्राइस है, एक 1520 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे फॉर टारगेट्स ऑफ 1600। जहां तक कि क्रॉम्पटन की बात है, ये स्टॉक जरूर इस मार्केट में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है विज़ निफ्टी जिस हिसाब से क्रैक कर रहा है। बट थोड़ा सा अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे है, 200 डेमा और 50 डेमा, दैट कैन एक्ट एज रेजिस्टेंस। यहाँ पे मुझे लगता है स्टेबल जरूर है, लेकिन एक बार स्टॉक 300 के ऊपर चलेगा तो मेरे ख्याल से कंफर्म यहाँ पे अप ट्रेंड होगा। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा 300 क्रॉस करने के लिए क्रॉम्पटन में। बिल्कुल। और अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 288 फॉर टारगेट्स ऑफ 300। बिल्कुल। क्रॉम्पटन आज तक कई बार आया मेरी कवरेज पर, और कल भी मैंने इसको मेंशन किया था। जी हाँ। ये गिरना बंद हो गया है, और क्लियरली जो इस तरीके से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने स्टेक बाय किया था, एक टेक ओवर कैंडिडेट है। लेकिन जैसे जो अमित बोल रहे हैं ना, मैं 100% एग्री करता हूँ। इस स्टॉक में रैली के लिए ना इसका 328 क्रॉस करके उसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज पर है वैसे, और एक एग्जैक्टली 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बिल्कुल बीच की ट्रेजेक्ट्री में इस समय स्टॉक। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि वो जो एक वन वे डिक्लाइन आई थी, जो मैनेजमेंट चेंज के बाद आई थी, उसके बाद इसने वहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया है। तो एक बॉटम जरूर बना है यहाँ पर। और जैसा मैं कल भी कह रहा था, मुझे ये आगे जाते हुए टेक ओवर कैंडिडेट दिखता है, लेकिन वो 328 को क्रॉस करेगा तभी रैली बनेगी, वरना गिरे ना भले, लेकिन रैली आना थोड़ा टफ लग रहा है यहाँ पर। तो जो 52 हफ्तों का हाई है, वहीं पर दरअसल सबसे बड़ी बाधा है। उसके ऊपर निकले तो शायद और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिलहाल हम 295 के आसपास ट्रेड करते दिख रहे हैं। ये है वो काउंटर्स जहां पर थोड़ा सा एक्शन बन रहा है। चलिए अब इस चर्चा में केसी इंटरनेशनल के मैनेजमेंट को जोड़ लेते हैं। कंपनी ने हाल ही में करीब 1200 करोड़ तक के ऑर्डर्स बैक किए थे, और ये ऑर्डर्स अलग अलग बिजनेसेस के लिए, जिसमें टीएनडी, सिविल, सोलर सेगमेंट सब मौजूद हैं। कैपिटल गुड सेक्टर में डिमांड के हालात कैसे बन रहे हैं, इनके लिए अब ओवरऑल ऑर्डर बुक पोजीशन कैसी है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विमल केजरीवाल जुड़ रहे हैं, कंपनी के एमडी और सीईओ। केजरीवाल साहब, स्वागत है आपका। इनफैक्ट आपका समय समय पर अपडेट आते रहता है कि कौन से ऑर्डर्स बैक किए हैं। एक कुल ऑर्डर बुक पोजीशन कहां पर है एट एंड ऑफ फेब, अगर उसका अंदाजा दे सके? नमस्कार हर्षदा जी। देखिए, हमारी ऑर्डर बुक अभी करीब 30,000 से जस्ट ऊपर 30,000 करोड़ के आसपास है, और 7,000 करोड़ के L1 है। तो करीब करीब आप समझ लीजिए 37,000 करोड़ पकड़ सकते हैं आप। करोड़ के जो L1 है, ये Q4 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे क्या, या फिर कुछ और टाइम लगेगा? देखिए, उम्मीद तो है कि कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज इसमें लार्जली इंडिया टीएनडी के हैं, और थोड़े सिविल के हैं, थोड़े अफ्रीका के हैं। तो मेरे हिसाब से हमने जो गाइडेंस दी है, करीब 20,000 करोड़ की दे रखी है गाइडेंस ऑर्डर इनटेक की। 14,000 हो गए हमारे। तो उम्मीद है कि 5-6 हजार करोड़ जो है वो कन्वर्ट हो जाने चाहिए, मतलब बिटवीन टुडे एंड मार्च मंथ। ओके केजरीवाल जी, गुड आफ्टरनून। तो थोड़ा अपने कैपेक्स प्लान्स के बारे में बताइए जरा, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और FY24 और FY25 में किस तरीके के कैपेक्स प्लान होंगे आपके? नमस्कार अनुज जी। देखिए, हमारा करीब करीब 200-250 करोड़ रुपए हम लोग कैपेक्स में 200-250 करोड़ हर साल खर्चा कर रहे हैं। अगले साल शायद करीब 300 करोड़ करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या हमारे केबल में एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का भी प्लांट लगा रहे हैं, तो उसको मिला के अगले साल 300 करोड़ होगा।
सर एग्जैक्टली मैं जानना चाह रहा था आपके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को लेकर, इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर वहाँ कुछ स्लो डाउन है क्या, और साथ ही साथ जो रेड सी क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट क्या है, और कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशंस में वीकनेस आप देख रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे स्थिति क्या है इस वक्त? विनय जी नमस्कार। देखिए नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी, और मैंने ऐसे नॉर्थ अमेरिका खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारा एक प्लांट मेक्सिको में है, तो काफी दिनों के बाद हम मेक्सिको में भी इंटरनल ऑर्डर्स देख रहे हैं। अदरवाइज तो टिपिकली मेक्सिको प्लांट वाज सर्विसिंग यूएस एंड कनाडा, बट हम देख रहे हैं कि मेक्सिको में भी काफी काम आ रहा है। हमने अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म किया है वहाँ पे से हम सप्लाई करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में काफी काम चल रहा है, हमारे पास करीब करीब 70 या 80 हजार टन के ऑर्डर्स है टू सप्लाई टावर्स टू यूएस। ओके, ऑस्ट्रेलिया में अभी बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत सारी इंक्वायरीज है। तो अगर आप देखें ग्लोबल में, तो एक तो मिडिल ईस्ट हो गया, एक नॉर्थ अमेरिका हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक देयर आर 3 ब्राइट एरियाज इन एटलीस्ट इन पावर टी&डी सेक्टर। ओके, ठीक है। मैंने आपसे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के बारे में बताया सर। मैं अच्छा एग्जैक्टली आपका जो सर अभी 14,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, उसमें से अगर थोड़ा सा आप बाइफरकेट करके बताएं कि रेलवे का कितना है। थोड़ा सा ये एक सेंस मिल रहा है कि शायद आप रेलवे ऑर्डर्स को लेके बहुत सिलेक्टिव हैं, या फिर उसमें थोड़े कम आतुर हैं। क्या ये वास्तविकता है सर? और स्पेशली रेलवे को लेकर आपके आगे का मतलब? हाँ, एक तो देखिए 14,000 करोड़ हमारी इस साल की ऑर्डर इनटेक है। मेरी ऑर्डर बुक अभी 30,000 करोड़ है। ओके, तो अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो करीब करीब 50% ट्रांसमिशन के हैं, और 31% सिविल में, और 10% रेलवे में है, और बाकी केबल्स और सब मिला के दैट इज द वे इट इज। ओके, और अगर ऑर्डर इनटेक की बात करें तो भी मोर और लेस उसी रेशो है। ट्रांसमिशन आई थिंक करीब 60% है, और सिविल 20-25 है, और रेलवे 7 या 8% है। ये तो हो गई रेशोज परसेंटेज की। रेलवे में अभी क्या हो रहा है कि 3-4 चीजें हो गई है जो लास्ट 1-2 साल में जो सिनारियो जो चेंज हो रहा है, स्पेशली फॉर लार्ज प्लेयर्स लाइक अस ईपीसी में। एक तो क्या हो रहा है कि रोड में थोड़े ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, तो बहुत सारे रोड के प्लेयर्स जो हैं वो रेलवे में आ गए हैं, तो उससे एक तो कंपटीशन बढ़ गया है और मार्जिन थोड़ी कम हो गई है। दूसरा, रेलवे में क्या हुआ है कि सारे ऑर्डरिंग अभी डिविजनल रेलवेज करने लग गए। जो पहले हमारे को आरवीएनएल या इरकॉन वगैरह डायरेक्टली देते थे, अब वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका सिनारियो ऑर्डरिंग का, क्लाइंट लिस्ट वगैरह का, जो हमारे क्लाइंट जो 4-5 होते थे 15-20 हो गए, तो देयर हैज बीन सम चेंज देयर। तीसरा, हमने ये देखा कि रेलवे का आज की तारीख में थोड़ा सा फोकस नए ट्रेन पे, स्टेशन पे, उन सब पे ज्यादा, इंफ्रा पे थोड़ा कम था। अब हमको लग रहा है कि जैसे इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे तो इंफ्रा बिल्ड पे वापस से फोकस आएगा, और पोस्ट बजट आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ऑर्डर्स आएंगे रेलवे, जो हमारी जैसी कंपनी के लिए इंटरेस्ट है। तो अभी तक इसलिए हम थोड़ा कम जा रहे थे, बट आगे जाके वंस द बजट इज ओवर, वंस द इलेक्शंस आर ओवर एंड ऑल दैट, फिर हमको लग रहा है कि रेलवे इंफ्रा पे भी काफी काम आएगा। मैं सर फिर उस लिहाज से आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, कंसिडरिंग रेलवे में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी है और मार्जिन्स भी थोड़े से डाइल्यूट हुए हैं, मार्जिन रिकवरी के लिए कितना समय लगेगा? एंड नॉट ओनली रेलवे, आपके अगले बाकी बिजनेसेस में भी ऑन एन एवरेज कहां पर आपको लग रहा है ज्यादा मार्जिन कंट्रीब्यूशन आएगा बिजनेसेस में? और एक वेरी क्विक उल्लेख अगर आप सोलर बिजनेस पर भी कर सके, वहां पर किस तरह की स्केल की उम्मीद की जा रही है? तो सोलार तो थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे अब काफी काम आ रहा है। सरकार अभी इस साल आई थिंक 180 गीगावाट तक हम पहुंच गए। 500 गीगावाट की बात हो रही है रिन्यूएबल पूरे की, मेजरली सोलार ज्यादा है बाय 2030। तो सोलार में अब काफी काम आ रहा है। हम लोग थोड़ा धीरे कर रहे थे, अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं 600 मेगावाट का, प्लस हमने कुछ और बिड करे और बिड करेंगे। तो मेरे ये उम्मीद है कि अगले साल में करीब 1,000-1,500 करोड़ का हमारे पास सोलार से ऑर्डर इनटेक आएगा। काम आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन मतलब बड़े ला रहा है, और उसमें ईपीसी कम है, कंपटीशन कम है ऑन द सोलर साइड ऑफ इट, ईपीसी। एज फार एज मार्जिन इज कंसर्न, मार्जिन में देखिए इस साल में हमारी उम्मीद है कि 6.5% के आसपास हमारी मार्जिन रहेगी। अभी तक 6% है, ओवरऑल आई थिंक 6.5 के आसपास में क्लोज होना चाहिए। अगले साल हम लोग बात कर रहे हैं 7.5 से 8% की, और एग्जिट में बात कर रहे हैं कि भाई बाय एग्जिट ऑफ FY25 वी शुड बी क्लोजर टू 10%। दैट्स द ब्रॉड नंबर की बात कर रहे हैं। और सेक्टर वाइज अगर आप पूछे तो ऑब्वियसली जिस ढंग से टीएनडी में काम आ रहा है, अभी सबसे ज्यादा मार्जिन तो आपकी जो है वो टीएनडी में ही बनेगी, उसके बाद सिविल में बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए केजरीवाल जी, और बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गई बात KEC इंटरनेशनल की।
मीनवाइल मार्केट पर वापस आते हैं और स्टॉक ऑफ द मोमेंट हेवल्स 5% ऊपर। कल हमने इसको स्पॉट किया था, मार्केट खुलते ही कल आई थिंक हमने इस पर लिंक भी किया था उसके बाद हर्षिता, जब जी वो हाँ। रिपोर्ट आई थी। किसकी थी वो रिपोर्ट? गोल्डमैन की थी शायद। मोतीलाल की थी। आई थिंक मोतीलाल की भी रिपोर्ट थी। मोतीलाल की बाद में आई होगी, आई थिंक कल पहले शायद गोल्डमैन की थी, जिसके बाद हमने इसको डिस्कस किया था और जिसमें वो स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट में लिया गया था इसको कल, और बड़े टारगेट थे। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब एक बार क्विकली पता करके बता सकें मुझे। और उसके बाद कल ये स्टॉक मोमेंटम में था और आज भी अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में, करीब करीब अब 5.5% के गेंस के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। आज आई थिंक सुबह सुबह क्विक सिंगल में भी इसको मेंशन किया गया था, लेकिन एनीवे गाबा सर, हेवल्स अभी क्या व्यू बन रहा है, नेक्स्ट कहाँ तक जाने की तैयारी है? 1545 पर ट्रेड कर रहा है, जो ब्रेकआउट मिला है 1450-60 के आसपास हायर टाइम फ्रेम में मिला है और बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। ये मतलब लेकिन आजकल में रुकना नहीं है, इसमें हो सकता है डिप्स मिले, पॉसिबल है। डिप्स मिले तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से बाइंग का मौका रहेगा। अगर इंट्राडे के लिए लेना है आज और कल के लिए तो स्टॉप होना चाहिए 1520 का। अब ट्रेड कर रहा है 1545, 25 रुपए का टारगेट, करीब 1600 के हो सकते हैं, 1610 के। लेकिन ये लगता है ये जा रहा है 1800 से 2000 तक के लिए, लेकिन उसके लिए स्टॉप डीप चाहिए, 1480 का चाहिए। डिप्स मिले तो लेना चाहिए, क्वांटिटी कम कर ले, लेकिन इसमें अप मूव मिलना चाहिए, कायम होगा हेवल्स इंडिया में। ओके, गोल्डमैन का ही था वो रिपोर्ट, जिसके बाद वो कल बड़ा मूव आया था और आज कंटिन्यू कर रहा है वहाँ पर शानदार मोमेंटम। काफ़ी टाइम से चला नहीं था ये स्टॉक, अब थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है, लेकिन ऐसे होते हैं, बस चलना शुरू होते हैं स्टॉक्स तो बड़े मोमेंटम आते हैं। एक तो और ट्रेड्स अनुज स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर हमने देखा थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्पेशली ओपन इंटरेस्ट साइड पर। अब वो ऑफ कोर्स एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट हो सकता है, कंसिडरिंग हम कल एक्सपायरी में उतरेंगे। विकास, ये HUL, ये डाबर जैसे ट्रेड्स या तो लैक ऑफ आइडियाज है इसीलिए यहाँ पर कुछ पोजीशंस पार्क हो रही हैं, या फिर कुछ और यहाँ आप सेंस कर रहे हैं? क्या सलाह होगी, क्या क्या पढ़ा है आपने इन चार्ट्स पे? देखो, दोनों भी चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलेगा। डाबर में हमने देखा है कि बहुत दिनों से एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिला, बट डाबर में ऊपर में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने मिलेंगे जो 50 DMA और 200 DMA के हैं। उसके कंपैरेटिवली अगर देखो तो HUL में एक रिट्रेसमेंट हमने देखा था, लास्ट 2 महीने में एक अच्छा खासा रिट्रेस यहाँ पे हो चुका था। लास्ट 2 वीक में हमने देखा है कि एक बेस तो बना चुका है 2400 और 2380 के बेस पे। तो यहाँ पे HUL में जो मोमेंटम है वहां पे मुझे लगता है ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छा है डाबर से। तो ये ऊपर की तरफ जो मोमेंट आएगा वो 2520 के आसपास, यानी यहाँ से 100 रुपए के आसपास का एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है। नीचे में 2370 2380 एक बेस बना चुका है, तो उस स्टॉप लॉस में इसमें बाय बन सकता है। बट डाबर में मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, एक साइडवाइज मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। वापस ऊपर में 560 550 एक इंपॉर्टेंट हर्डल यहाँ पे देखने मिल सकता है, लेकिन HUL कंपैरेटिवली अच्छा है। ओके, HUL कंपेरेटिवली वाकई अच्छा है। और देखिए, अगर आप पोजिशनली ट्रेड करते हैं या फिर थोड़ा सा लंबे अवधि के लिए स्टॉक रखते हैं तो प्लीज़ HUL को थोड़ा सा स्टडी करिएगा। अमूमन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 100-150 रुपये ये बॉटम आउट होता है, अच्छा बॉटम आउट होता है। आज ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ये चल रहा है, इसकी प्लेसमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। रीड कीजिएगा, पहले रीड कीजिएगा फिर थोड़ा वर्क कीजिएगा। मीनवाइल कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि कुछ शेयर जो एक बड़े ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, आई थिंक जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है ये पूरे ओवरऑल सेंटीमेंट को बनाने में। एक बार आप लेके आइएगा बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस में जिस प्रकार की पैटर्न है इस वक्त, जिस तरीके से टूट रहा है, बहुत ही गंभीर है, एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग। मानस इसकी व्याख्या करेंगे। मानस, इसमें जो एक तो लेवल टूटा ना 8 फरवरी को 6806 का, वो बहुत ख़राब था। और अब ये जो टूट रहा है लेवल, मतलब 65-23 का टूट चुका है 24 का, ये एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट वीक ऑफ फेब का लो था, ये टूटता हुआ। मानस, कितना गंभीर पैटर्न है यहाँ पे, और क्या बजाज फाइनेंस में कोई मार्च की पुट लेने का वक्त है क्या? तो देखिए, पैटर्न की बात करें तो वो डेफिनेटली गंभीर है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो 65-50 पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। अब उसके नीचे चला गया है, उसके नीचे गया है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न दिखेगा जो कि बेरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, जिसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर करीब 200-250 रुपए की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे होगा। मार्च का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 6500 का पुट ऑप्शन पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके प्राइस चल रहे हैं 181 रुपीज के। 181 पे उस ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को बाई करिए, स्टॉप लॉसेस 135 के लगाइए।
टारगेट 300 रुपए तक के हो सकते हैं, 6500 का मार्च का पुट ऑप्शन। ओके, मीनवाइल मार्केट में वो जो रिकवरी आई वो पूरी तरीके से फेल हुई और अब हम फिर से डे लो टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं 21,992 पर इस समय फिर से। तो ध्यान रखिए वो 21,970 का जो 20 डे है उसको बार बार टेस्ट कर रहे हैं। एक बार दोपहर में टेस्ट किया था, वहाँ से एक रिबाउंड आया, लेकिन अब दोबारा टेस्ट करने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो मार्केट क्लियरली थोड़ा सा वीक बन रहा है और मिड कैप इंडेक्स देखिए, जो हमने शो की शुरुआत की थी हजरत, तो हम 700 पॉइंट डाउन थे, अब हम करीब करीब 900 पॉइंट डाउन हो गए हैं और 0.25% की वो गिरावट आ गई है। 1:6 अब वो एडवांस डिक्लाइन में कन्वर्ट हो गया और ये क्लियर कट एक वार्निंग साइंस थे यहाँ पर। और शायद एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज निफ्टी पर मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मैंने शायद एक आध ट्रेंड इग्नोर कर दिया, पर क्योंकि मिड कैप में तो वीकनेस बहुत क्लियर थी। ये मिड कैप में तो बहुत साफ साफ ये एक व्यू बन रहा था कि मार्केट ब्रेथ काफ़ी खराब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद निफ्टी ना गिरे, क्योंकि लार्ज कैप में कंफर्ट है तो निफ्टी शायद ना गिरे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में नॉर्मली निफ्टी नहीं गिरता है इतना। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में निफ्टी नॉर्मली ऊपर रहता है, क्योंकि तभी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मार्केट का मूड अच्छा होगा तभी तो आपके स्टॉक्स बिकेंगे, लेकिन आज निफ्टी भी गिर गया, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। खैर जो भी है, प्राइस एक्शन तो खराब है आज का 21,982। अभी भी लास्ट का 1 घंटा बाकी है, देखते हैं अगर रिकवरी आती है नहीं आती है, लेकिन क्लियरली प्राइस एक्शन काफ़ी खराब है इस समय का। चलिए अब एक काम करते हैं, बात निफ्टी की हो रही है तो उसकी एक समीक्षा भी होनी है। आज दिन की ट्रेड के बाद इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी की बैठक है और एक्सपेक्टेशन है कि यूपीएल को निकाल कर शायद श्रीराम फाइनेंस को लाया जाए। लेकिन विवेक से जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें। विवेक, गुड आफ्टरनून। वेल, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कल के ट्रेडिंग से कि कल क्या हुआ। येस्टरडे हमने काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी चर्चा किया कि श्रीराम फाइनेंस ऑल ऑफ अ सडन इतना वॉलेटाइल क्यों हुआ। कल इंट्राडे ऑलमोस्ट 10% गिरा था, उसके बाद एक रिकवरी आया था। कल क्या हुआ था? कल एक सिंपल फैक्ट हुआ था कि एनएससी का जो इंडेक्स कमेटी है उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि नॉन एफएनओ स्टॉक्स आ सकते हैं इन निफ्टी सेक्टोरल इंडेक्सेस। इसका मतलब ये है कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स या कोई अदर इंडेक्स जो एफएनओ ट्रेडेड नहीं है उसमें नॉन एफएनओ स्टॉक्स आ सकते हैं। लोगों ने इसका ये समझ लिया कि शायद हो सकता है कि श्रीराम फिन से आगे जो 2 कंपनी है जिसका मार्केट कैप श्रीराम फिन से ज़्यादा है, 2 कंपनी जोमेटो एज वेल एज डीमार्ट, जो बिकॉज वो एफएनओ में नहीं है वो इन द रेस नहीं है निफ्टी 50 में आने के लिए। तो कल लोगों का ये गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से श्रीराम फिन में बहुत वॉलेटिलिटी हुआ। हमने काफ़ी रीच आउट किया था, काफ़ी मीडिया वालों ने रीच आउट किया था एनएससी को, और एनएससी ने कल शाम को बोला क्लियरली दैट टुडे, आज मार्केट क्लोज के बाद एक मीटिंग होगा जहाँ पे एनएससी इंडेक्स कमेटी जिसे कहते हैं वो डिसाइड करेगा। एनएससी के कई सारे इंडेक्सेस है, सब इंडेक्स में क्या चेंजेस होंगे, बाय एनुअल होता है, क्या चेंजेस होंगे, और सबसे ज़्यादा हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो है निफ्टी 50। बिकॉज हम क्यों ट्रैक करें निफ्टी 50? लाइक यू सेड, श्रीराम फिन अंदर आ सकती है और यूपीएल बाहर जा सकती है। ये हम इसके लिए ट्रैक करते हैं बिकॉज जो भी ईटीएफ्स है, ऑल ऑफ द निफ्टी ईटीएफ फंड्स, उन्हें ट्रैक करना होता है और उन्हें सेम मूव्स करना होता है विच द निफ्टी इंडेक्स मैनेजर डज। उसके वजह से श्रीराम फिन में काफ़ी पॉजिटिविटी थी कि अगर ये स्टॉक आएगा तो एक तो बाइंग भी आएगा, लिक्विडिटी भी बढ़ेगा और एनालिस्ट कवरेज भी बढ़ेगा। इसके कारण श्रीराम फिन वाज इन द फोकस एंड आज शाम को हमें क्लियरली पता चलेगा कि निफ्टी 50 में एंट्री कौन होगा, एग्जिट कौन होगा। चांसेस हाई है श्रीराम फिन को आने के लिए, लेकिन चांसेस जोमेटो और डीमार्ट के भी हैं। डीमार्ट ऑफ कोर्स बहुत सालों से विवेक उसकी बातचीत हो रही है, मार्केट कैप देखिए अभी तक ये निफ्टी का हिस्सा क्यों नहीं बना है, वो तो वायदे में भी नहीं आया। लेकिन जोमेटो को लेकर लोगों में जो ऑप्टिमिज्म आया है, ये तो कहीं की चीज कहीं लेकर जा रहे, चांसेस है या नहीं? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि अगर निफ्टी और एनएससी इंडेक्स सब कमेटी डिसाइड्स कि हम नॉन एफएनओ स्टॉक में इंडेक्स के अंदर ला सकते हैं, बट टुडे ऑल्सो, आज सुबह भी मैंने देखा, रूल्स देखा, फिर से देखा, आपसे सुबह भी बात हुआ था कि ये आ सकता है कि नहीं। रूल्स काफ़ी क्लियर है बिकॉज जो अंडरलाइंग निफ्टी है, अंडरलाइंग बैंक निफ्टी है, वो सब एफएनओ में ट्रेडेड है। तो जितने भी अंडरलाइन स्टॉक्स है, तो निफ्टी के हर स्टॉक एफएनओ में रहना जरूरी है बिकॉज निफ्टी इटसेल्फ फ्यूचर में है। तो इसके कारण अनलाइकली है, अनलेस देयर इज सम रूल चेंज दैट कम्स टुडे, और अनलेस बहुत स्पेकुलेशन की बात है तो हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे। अभी के लिए तो इतना हमें समझना चाहिए कि इफ द स्टॉक इज इन एफएनओ फिर ही वो निफ्टी 50 में आएगा, बट टुडे, आज शाम को हमें कंप्लीट सफाई मिल जाएगी। बिल्कुल, इसमें लेकिन मैं एक चीज़ वैसे विवेक क्लियर कर देता हूँ।
एवेन्यू सुपरमार्ट अभी के लिए रेस में नहीं है क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैप लेते हैं। Correct. खाली मार्केट कैप नहीं, और फ्री फ्लोट मार्केट कैप काफ़ी कम है डी मार्ट का, क्योंकि ज़्यादा इतना स्टेक प्रमोटर साहब के पास खुद है इसके लिए। और जोमेटो का फ्री फ्लोट इन तीनों कंपनियों में सबसे ज़्यादा है, 98,000 करोड़ का वहाँ पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। लेकिन खैर इवेंचुअली तो जोमेटो भी आएगा इंडेक्स में, ये भी आएगा, आपका एवेन्यू सुपरमार्ट भी आएगा और श्रीराम भी आएगा। इवेंचुअली तो तीनों आएंगे, इंडेक्स चेंज ही इसी तरीके से होता रहता है, तो ये तो आना है। उसके बाद पिडिलाइट को भी आना है, तो ये सब तो खैर चलता रहेगा। लेकिन नियर टर्म में खैर क्लियरली आज वैसे थोड़ा सा ग्रीनरी है श्रीराम फाइनेंस में, लेकिन देख लेते हैं एक बार। वैसे हर कोई अगर एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है ना, तो आप ये सोचिए कि कल मार्केट क्या करेगा। अगर आ भी गया तो भी हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि श्रीराम फाइनेंस आ जाएगा। मेरे ख्याल से मार्केट आज ही रैली कर देगा, जो आज मार्केट दिखा भी रहा है बेसिकली। इनफैक्ट कल 10% तक गिरा, उसके बाद रिकवरी आई और 4% नीचे बंद हुआ था। फाइनली आज कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया विवेक। ऑफ कोर्स देखेंगे कि फाइनली आज मार्केट बंद होने के बाद वो कमेटी क्या डिसाइड करती है, पोजीशन लेके जानी है या नहीं। अमित, क्या बन रहा है श्रीराम फाइनेंस में? जी मैम, वन सेकेंड। थोड़ा सा मार्केट, वैसे तो स्टॉक स्टेबल और मार्केट थोड़ा सा वीक है, तो अगर किसी ने पोजीशन बनानी है तो स्टॉप लॉस बड़ा टाइट रखें, लगभग 2375 के लेवल्स का 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस बना के रखें फॉर टारगेट्स ऑफ 2450, बट ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल विद द मार्केट्स। चलिए, चंदन भी जुड़ गए हमारे साथ। चंदन से ट्रेड लेते हैं, उसके बाद चार का चौका की शुरुआत करेंगे। चंदन, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड रहेगी आपकी? देखिए, मैं मिड कैप में साइड लाइन काउंटर की तरफ जाऊंगा। एक स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, वो है एजिस केमिकल। पिछले 6 दिनों के डिक्लाइन के बाद यहाँ पे एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लो बीटा काउंटर की तरफ जाते हैं। अभी 444 चल रहा है, 440 444 के बीच खरीदारी की सलाह रहेगी। 428 का सपोर्ट है, 465 के टारगेट। लिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। मानस के पास जाएंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, उसके बाद राजेश सतपथी से हम लेंगे आज एफएनओ सुपरस्टार। वापस एक बार चंदन के पास जाएंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और गौरांग शाह से मिड कैप फंडा लेंगे। तो मानस, बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पीएफसी और आरईसी पे, ये दोनों स्टॉक पे ध्यान है मेरा। अगर एक चूज करना होगा तो वो पीएफसी होगा। यहाँ पर पैटर्न नेगेटिव बन रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बॉन्ड मूविंग एवरेज के नीचे निकल गया है। तो पीएफसी के ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। मार्च मंथ के 385 वाला पुट ऑप्शन, जो कि 15 रुपए 90 पैसे का ट्रेड हो रहा है, पीएफसी का 385 का पुट ऑप्शन मार्च वाला, वहां पर खरीदारी करेंगे। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस ऑप्शन में 30 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो पीएफसी का पुट लेने की सलाह। देखिए, शॉर्ट साइड का ही ट्रेड आ रहा है, मंदी का ही ट्रेड इस समय मानस ने आपको दिया है। 385 का पुट लेने की सलाह, जो इस समय करीब 15 रुपए 90 पैसे पर कर रहा है कारोबार। अब आते हैं राजेश सतपथी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। बताइए राजेश जी। हर्षदा जी, देखिए सेल कॉल ही रहेगा। अगर इसमें से कोई स्ट्रक्चर जहाँ पे डेंट लगा है, कहीं पे वीकनेस हुई है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। सुबह भी वीक था और अभी भी वीक ही है, तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल इज अ सेल। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि हम लोअर एज पे खड़े हैं, तो स्टॉप लॉस थोड़े आप कह सकते हैं कि थोड़े लंबे हो जाएंगे। तो एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, स्टॉप लॉस विल बी एट 6450 एंड एज फार एज द चार्ट इज कंसर्न, यहाँ पे पहला टारगेट होगा 6200 का। अगर वो भी टूटता है तो 6140, तो 6200 6140 इन दो टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल इज अ सेल। ओके, अपोलो हॉस्पिटल सेल 6402 के स्तर पे आपका ये सेल ट्रेड। ओके, चार्ट के चमत्कार चंदन जी के सोचने से आएगा। चंदन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, चार्ट के बात करें तो यहाँ पे आपको मिक्स ट्रेड फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और मैं यहाँ पे कंपैरेटिवली इतना मार्केट गिरा है, तो मैं अब नेगेटिव साइड नहीं जा रहा हूँ। मैं डिफेंसिव काउंटर की तरफ फोकस करूंगा, जहाँ पे कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है और मार्केट वीकनेस का कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मैं वहाँ पे फोकस करूंगा टाटा कम्युनिकेशन पे। टाटा कम्युनिकेशन अपने आप में होल्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बना हुआ है और 3 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है। आज पेस ऑफ बाइंग कम है, बट ओवरऑल लॉन्ग के बिल्टअप इंटेक्ट है। तो अभी 1920 के आसपास ये चल रहा है। टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1880 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 2000 के टारगेट के लिए। ओके, और गौरांग सर, आपका मिड कैप फंडा? अनुज जी, मिड कैप फंडा के रूप में ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल एक कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी, करीबन 200
75 के आसपास मौजूदा स्तर, ये बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और अगर समय की पाबंदी नहीं तो करीबन 350 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं इसके ऊपर। ओके, तो 350 तक की अपॉर्चुनिटी पेट्रोनेट में दिख रही है, डिप पर खरीदारी का मौका है। आपके लिए सारे ट्रेड्स रिकैप कर रहे हैं। पीएफसी में शॉर्ट का कॉल है, 385 का पुट लेने की सलाह मानस ने दी थी, जो हमने 15 रुपये 90 पैसे पर सुना, अब 16.90 हो गया। टारगेट यहाँ पर आपका 30 का रहेगा, स्टॉप लॉस 9 का रखना है। अपोलो हॉस्पिटल पर एक नेगेटिव व्यू बन रहा है, यही भी शॉर्ट का कॉल है। 6200 तक पहले टूट सकता है, फिर 6140 तक जा सकता है अगर ये वीकनेस परसिस्ट करती है। राजेश सातपुते कह रहे हैं। चंदन ने जो ट्रेड दिया है वो टाटा कॉम है, 2000 का टारगेट इधर, 1880 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। और पेट्रोनेट एलएनजी पसंद है इस समय गौरांग को, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बनी है। लेकर आते हैं आपके लिए निफ्टी आईटी थोड़ा सा सेविंग ग्रेस था कल के सत्र में, कोशिश तो हो रही थी वहां से कुछ सपोर्ट लेने की। इस समय आप ध्यान देंगे फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है। टीसीएस है जो पॉजिटिव साइड पर इस समय बैठने की पूरी कोशिश में। इनफैक्ट लग तो ऐसे रहा था कि बाकी काउंटर्स इन्फोसिस टीसीएस दोनों का साथ देंगे, लेकिन वो थोड़े से साइडवेज हो चले हैं। मानस, ये टेक्नोलॉजी मेजर्स से कुछ उम्मीद की जाए या नहीं? इनफैक्ट टीसीएस पर आज सुबह में भी तेजी का व्यू आया था, लेकिन क्या वो फॉलो थ्रू नदारत था लार्जली? तो अब क्या करना क्या है? देखिए, अगर हम आईटी स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो मैंने मॉर्निंग में भी टीसीएस की बात की थी, और मेरा समझना है कि इस बार तो वो पिछले हाईस को भी ब्रीच करेगा। हालांकि आज हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बिकॉज ऑफ जो वीक मार्केट था, इस वजह से ऐसा देखने को मिला। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि अगर आईटी स्पेस में कहीं पर आज खरीदारी करने का ट्रेड लेना है तो पोजिशनल बेसिस पे टीसीएस में ही लेना है। 4080 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम आपको यहाँ पर 4250 तक के भाव, ये तो 4300 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं टीसीएस में। ओके, टीसीएस, इसमें कोई राय नहीं। अगर आप पूरे आईटी को देखें, आई मीन आईटी इंडेक्स अभी भी एक अंक ऊपर है, चाहे वो आप टीसीएस की प्लेसमेंट को देखिए, आप इन्फोसिस की प्लेसमेंट को देखिए। इन्फोसिस स्टिल अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और इवन दैट आई थिंक एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1654 पे लोअर लेवल से रिकवरी दिखाता हुआ, इट्स नाउ 1653.80, और अभी कुछ देर पहले ये रिकवरी शुरू हुई है। और ये निफ्टी आईटी की रिकवरी थोड़ा सा आई थिंक हमको 20 डे को डिफेंड करने के लिए आई थिंक प्रेरित करती हुई। बट चंदन, इन्फोसिस का प्लेसमेंट कैसा लग रहा है आपको इसमें? आईटी काउंटर्स की बात करें तो इन्फोसिस में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि मार्केट में गिरावट हुई है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही एक रेंज में फंसा हुआ है। और आप देखोगे पिछले लगभग 30 दिन हो गए एक बड़ी दायरे में कामकाज कर रहा है। पिछले 30 दिन का डेटा देखें तो 1620 1635 का मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, और इनफैक्ट ऑप्शंस के डेटा में देखें तो 1600 की पुट में राइटिंग हो रही है। तो 1620 1635 इमीडिएट सपोर्ट जोन है, और ऊपर में जो हर्डल है वो कहीं ना कहीं 1730 के आसपास आ रहा है। तो 1635 से 1730 अब एक ब्रॉडर रेंज है, और उस रेंज के बीच में और हल्का सा पॉजिटिव बायस है, तो ओवरऑल बुलिश सेटअप के साथ काम करना चाहेंगे। तो 1730 तक के स्विंग आपको इन्फोसिस में बन सकते हैं। स्विंग क्यों में? तो शायद यहाँ पर डूबते को तिनके का सहारा इनफी टीसीएस जैसे ट्रेड में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, बाजार को नीचे खींचने का जो एक बड़ा जिम्मा अनफॉर्चुनेटली उठाया है वो मिड कैप्स ने उठाया है। वो इंडेक्स आपके सामने आ जाएगा, 800 पॉइंट की गिरावट। और जैसे अनुज भी कुछ देर पहले कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहे थे कि इस महीने अगर आप गौर करेंगे तो ये एक लार्ज अंडर परफॉर्मर रहा है। अनुज, आपने उस चर्चा का जिक्र किया कि बड़े निवेशक कह रहे हैं कि वो अब थोड़ा सा कैश में बैठ रहे हैं, और जाहिर तौर पर मिड कैप्स में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की होगी। लेकिन दूसरी तरफ रिटेल का पैसा लगातार आ रहा है, हाँ। तो रिटेल निवेशकों को क्या उस मूव से क्यों लेना चाहिए कि थोड़ा सा पॉज करें, मिड कैप में उतना एक्सूबरेंस ना दिखाएं? देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा, अब आप ना अपने मिड कैप्स को 3 कैटेगरी में बांटिए। कैटेगरी 1, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन कंफर्ट में, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आते हैं आपके पीएसयू बैंक, जिसमें आपके आते हैं फॉर एग्जांपल कुछ पीएसयू ऑयल स्टॉक्स या कुछ और स्टॉक्स जहां पर अभी प्राइवेट स्पेस में सही लेकिन फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, कैश रिच कंपनीज हैं, लो डेट कंपनीज हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उन मिड कैप्स में आपको इस डिक्लाइन में ऐड करना है। दूसरी कैटेगरी की जो स्टॉक्स आते हैं वो हैं प्योर मोमेंटम स्टॉक्स। स्टॉक्स अच्छे हैं वो भले, लेकिन बहुत महंगे हो गए हैं, जिनमें आते हैं आपके जैसे रेलवे स्टॉक्स, जिनमें आते हैं जैसे आपके डिफेंस स्टॉक्स, जिनमें आते हैं आपके कुछ सेलेक्टिव फर्टिलाइजर स्टॉक, उस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं।
वहाँ पर आपको स्पेशली अगर आपने बहुत पैसा बना लिया है तो एक बार आपको पैसा बुक करके निकल जाना चाहिए। और लास्ट कैटेगरी जो है आपकी एकदम जो पेनी स्टॉक्स टाइप के स्टॉक्स हैं ना, जिनमें बहुत पैसा लोगों ने बना लिया है, फॉर एग्जांपल जेपी, यूनिटेक, सुजलॉन, जीटीएल, ये इस टाइप की जो स्पेस है जिसमें हम तो ज़्यादा बात भी नहीं करते, जो बाय डिफॉल्ट चल गए थे, जो इसलिए चल गए थे क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि अब हर कंपनी टर्न अराउंड हो रही है। मतलब पिछले 6 महीने मैंने कम से कम 40 टर्न अराउंड कंपनियों की बात सुन ली है। वहाँ से तो बिल्कुल एग्जिट कर जाए। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ कंपनियों में फिर अब वरना आपको एग्जिट नहीं मिलेगी। तो इसके लिए प्लीज़ अपने आप को इस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। मैं लॉक स्टॉक एंड बैरल मिड कैप से निकलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रैली में दम है क्योंकि पैसा बहुत है। लेकिन देखिए, सिर्फ अगर आपका एक ही आर्गुमेंट होना कि पैसा बहुत है इसके लिए स्टॉक चलेंगे, तो वो आर्गुमेंट कहीं ना कहीं जाके फेल होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो पर ध्यान दें कि ये 3 कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, इनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसी हिसाब से एक्ट करिए। मेरे ख्याल से जो एकदम हाई रिस्क, हाई डेट और बिल्कुल लो फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं, उनमें से तो आप निकल जाइए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इस डिप में ऐड करिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जहां वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, वहां से भी निकलने की कोशिश करिए। तो ये ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक आपने राय दी है, लेकिन जो एसआईपी में पैसा लग रहा है उसके साथ तो बने रहना है, उसमें तो कोई पॉज करने की जरूरत नहीं है ना। वो फिर फंड मैनेजर वो सरदर्द हमारा नहीं है। वो देखिए, हम फंड मैनेजर को पैसा इसलिए देते हैं कि भाई वो फंड मैनेजर को करना है। जैसे अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं फंड मैनेजर को पैसा देता हूँ ना, करेक्ट। मैं पैसा दे रहा हूँ या तो संदीप टंडन को दे रहा हूँ, या मैं पैसा दे रहा हूँ तो ताहिर बादशाह को दे रहा हूँ, या मैं पैसा दे रहा हूँ तो किसी और वो हमारे जो एक और फंड है जैसे उसमें दे रहा हूँ, तो वो उसके बाद उनका काम है उसको मैनेज करना। समीर अरोड़ा का जैसे उनके फंड में डाल रहा हूँ तो वो उनका काम है, उसके बाद वो मैनेज करेंगे। वो सरदर्दी हमको नहीं चाहिए। वो हमने तो उनको पैसा दे दिया, अब वो चाहे कैश लेवल रेज करें, चाहे स्टॉक्स में डालें, चाहे लिक्विड में डालें, वो उनकी मर्जी है। मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। जो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उसमें जो एसआईपी का पैसा आ रहा है वो तो एज इट इज आता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपने समीर अरोड़ा मेंशन किया तो कल आई डोंट नो इफ आपने उनका ट्वीट देखा या नहीं, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि टाइम देखिए कैसे बदला है। पहले वो बाप स्टॉक्स खरीदिए कि बाय एट एनी प्राइस, अब वो हो गया पाप है, यानी कि पीएसयू एट एनी प्राइस ले लीजिए। उस पर स्मॉल कैप एट एनी प्राइस की भी बात हुई थी। मेरे को तो सबसे इंटरेस्टिंग लगा था दीपक शनॉय का ट्वीट उस पर, जब उन्होंने कहा अब एनीथिंग एट एनी प्राइस भी चल गया है, फिर शनाब भी हो गया है, यानी कि स्टिल होल्डिंग एनीथिंग एट एनी प्राइस, और उसके बाद पश्चाताप आएगा। तो पश्चाताप से बचने के लिए आपको थोड़ा सा संयम बरतना होगा, थोड़ा सा संभल के चलना है। नहीं, रिग्रेट तो खैर मार्केट में वन वे और अदर होगा ही। आपको बेच देंगे और अगर चल गया तो इस चीज़ का रिग्रेट होगा कि जल्दी बेच दिया। Correct. नहीं बेचा, गिर गया, तो इस चीज़ का रिग्रेट होगा कि नहीं बेचा। तो रिग्रेट तो होगा आपको लाइफ में। आपको अपना ये कॉल लेना है कि भाई मैंने इतना पैसा बना लिया मार्केट से, इतना मेरी एक्सपेक्टेशन थी, और अब मार्केट मुझे कुछ इंडिकेशन दे रहा है शायद निकलने के, तो मैं निकल जाऊँ या नहीं निकल जाऊँ। ये कॉल आपको लेना है। देखिए, फ्यूचर तो क्या है किसी को नहीं पता। हो सकता है 1 महीने के बाद मिड कैप इंडेक्स यहाँ से 4% ऊपर और हंस रहा हो हमारे ऊपर, लेकिन जो अभी स्क्रीन कर रही है हम तो वही देख के कह सकते हैं ना। एक क्या होता है, एक आप कोई भी जैसे कहते हैं ना, एक स्क्रीन को अगर आप 3 दिन पहले की स्क्रीन देख के कहेंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ लेना चाहिए। लाइव में कहना वो टफ होता है ना कि यहाँ लेना चाहिए, यहाँ बेचना चाहिए। तो ये हमको 1 महीने बाद ही पता चलेगा, लेकिन साइंस तो है यहाँ पर मिड कैप में कूल ऑफ के थोड़े से। कूल ऑफ के साइंस साफ होते हुए 850 पॉइंट के नुकसान पर मिड कैप इंडेक्स इस समय 1.5% नीचे है। निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो 210 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। अच्छा, ऐसे कुछ लगा हो कि थोड़ी सा संभलेगा बाजार, बहुत कम साइंस मिल रहे हैं। मैं इनफैक्ट देख रही थी कि पिछले 10 मिनटों में अगर किसी एक स्टॉक ने सपोर्ट दिया है तो वो क्या है, वो टीसीएस और इन्फी ही है, वो भी 0.26% हल्का सा, बाकी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होने लगी है पीएसयू कंपनियों में, और पीएसयूज पर अब बात करेंगे क्योंकि वहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। मिसाल के तौर पर आप बीपीसीएल देखिए, एचपीसीएल, आईओसी जैसे काउंटर्स में हमने देखा है मैसिव कट्स हैं। हर रोज आपने अगर चीज एक नोटिस की होगी, पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके वो मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। तो सरकारी कंपनियों में कितना कूल ऑफ देखने को मिला है, इस पर वो भी एक बड़ी चीज है। बिल्कुल, इस पर आएंगे। मुझे पता है आपको एक उसके ऊपर लिंक भी करना है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा था। हर्षिता, एक बार श्रीराम फाइनेंस लेकर आइए इंटरडे। अभी जो हमारी बात हो रही थी कि अगर हर कोई ये एज्यूम कर रहा है कि श्रीराम फाइनेंस कल चलेगा तो क्या होगा, ये देखिए क्या एकदम से, और वहीं से टर्न हुआ ये स्टॉक, वहीं से टर्न हुआ। मुझे हैरानी नहीं है कि जिस तरीके से ये टर्न हुआ एकदम से। मार्केट में पेन है क्लियरली इस समय, ब्रॉडर मार्केट में पेन है।
और वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और आई गेस वो कल तक रहेगी, कंसिडरिंग कल हम एक्सपायरी में उतरेंगे। पर PSU बैंक हमने वो की लिया था, तो सुमित को जोड़ लेते। सुमित बताइए, करेक्शन तो आया है लेकिन वैल्यूएशंस कितने करेक्ट हुए हैं इन सब के बीच? देखिए ये फ्लेवर रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, हाल फिलहाल में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली भी है और सबको पसंद भी आए हैं PSU काफ़ी ज़्यादा इस समय में। तो बहुत कुछ बदलाव हुए हैं PSUs में, तो पहले वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बीते एक साल में जो शेयर दौड़े हैं और हाल फिलहाल की जो तेज़ी थी उससे हायर लेवल से टूटे हैं, ये वो नंबर है। IFCI 300% चला है एक साल में, अब तक हायर लेवल से 40% टूटा है। SJVN 281% चला, करीब 30% टूट चुका। IREDA IPO से लेकर अब तक 450% चल चुका है, ये हाई पे और ज़्यादा था लेकिन हाई से अब तक 30% करेक्ट हो चुका है। मॉयल 77% चला, करीब 30% के आसपास बिकवाली अपने हायर लेवल से ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। इसके अलावा NFL 56% चला एक साल में, 25% करेक्ट हुआ। RCF 46% चला एक साल में, 25% करेक्ट हुआ। NBCC करीब 300% चलने के बाद अब 25% करेक्ट हो चुका है और 350% तेजी RVNL में, यानी शानदार तेजी देखने को मिली और वहां पर भी करेक्शन आ चुका है। यही कुछ और नाम जिसमें EIL, NHPC, NLC जो कि 150-200% के आसपास चल चुके हैं और रफली 25% के आसपास करेक्ट हो चुके हैं। तो ये वो पिक्चर है जो कि मोटा मोटा आपको बताइए किस तरह से इनकी सिचुएशन पिछले एक साल के अंदर हुई है। अब इनके वैल्यूएशन पिक्चर, IFCI लॉस मेकिंग है इसलिए उसको शामिल नहीं किया। SJVN जहां पे मौजूदा PE इसका करीब 55 के आसपास है, पिछले साल ये 14 के PE पे महज कामकाज कर रहा था, जबकि इसका पीक PE करीब 77 के आसपास था। IREDA आज लोअर सर्किट पे चल रहा है लगातार, 40 के मल्टीपल पर है। ये जब IPO आया था तब 8.5 के मल्टीपल पर था और 56 का इसका ऑल टाइम हाई मल्टीपल रहा है। मॉइल करीब 19 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है पीक पे, क्योंकि बहुत चला नहीं है तो इसलिए वैल्यूएशन इतना एक्सटेंड नहीं हुआ है। ये 11 के मल्टीपल पे कामकाज करता था एक साल पहले, पीक पर अपने 26 था और 11 एक साल पहले करीब 10-11 के मल्टीपल पर था। लाइक वाइज कुछ और अगर RCF को देखें तो 27 का मल्टीपल है इसका अभी, पीक पर ये पी करीब 36 था और 18 इसका एक साल पहले मल्टीपल आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ और ऐसे बदलाव, NBCC ये 71 के मल्टीपल पर अभी भी है, जबकि ऊपर से करीब 30% करेक्ट हो चुका है। इसका ऑल टाइम हाई 94 के आसपास का मल्टीपल रहा है और 17 जो कि पिछले साल का इसका मल्टीपल था। RVNL ये उल्टे नंबर्स हैं, RVNL 8 का मल्टीपल था पिछले साल, 50 का पीक PE है और 37 के मल्टीपल पे भी कामकाज कर रहा है। लाइक वाइज 7 के मल्टीपल पे पिछले साल EIL था, 30 का ऑल टाइम हाई और 22 का, तो हायर लेवल से करेक्शन तो आया लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे PSUs हैं जो अभी भी हायर साइड ऑफ मल्टीपल पे पिछले साल के कंपैरिजन में कामकाज कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आप इन पर नजर रखिएगा। सुमित, इन सब स्टॉक्स पर रखिए नज़र। मीनवाइल वो श्रीराम फाइनेंस एक बार वापस लेकर आइए और देखते ही देखते अब 100 रुपये निकल गए उसमें से, इनफैक्ट 100 रुपये से ज़्यादा निकल गए। जिस लेवल से हमने चर्चा शुरू की थी वो हाई था करीब 2437 का और अब 2310 आ गया इस स्टॉक में। तो यही मैं सुबह भी थोड़ा सा वार्निंग दे रहा था कि प्लीज़ इसको आज चेज़ मत करिएगा, ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, रिटेल के लिए है नहीं ये स्टॉक का। और अब वन वे स्लाइड यहाँ पर प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं अब हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो इस समय मार्केट पर क्या रुख लेके चल रहे हैं। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। पहले बात कर लेते हैं PSUs की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी करेक्शन आ रही है। बताइए क्या व्यू बन रहा है इन स्टॉक्स पर? गुड आफ्टरनून आलोक। सो देखिए, प्रॉफिट बुकिंग जब आना है तो जहाँ प्रॉफिट है वहीं आएगा और सुमित ने बहुत ही बढ़िया आंकड़े आपके सामने पेश किए, जहाँ अगर 14 का पी था एक साल पहले और पीक पे 70 का था, तो आज अभी भी वो 50 पे है, तो मतलब अभी भी जगह है थोड़ी सी जाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले साल वाले पी वापस आएंगे, बट जो पी एक्सपेंशन बहुत गजब तरीके से हुआ है, इसमें इतनी लिक्विडिटी का फ्लो आने की वजह से, एक फैंसी आने की वजह से, उस वजह से जो पी एक्सपेंशन हुआ है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा। और जैसे अगर इसको समय लगता है ये पी एक्सपेंशन को वापस रिवर्स होने में, तो अनुज होता क्या है कि ईपीएस ग्रोथ आ जाती है। तो अगर 2 क्वार्टर की ईपीएस ग्रोथ आ गई तो आपके पी मल्टीपल्स भी धीरे धीरे रीजनेबल लेवल में आना शुरू हो जाएंगे। सो जल्दबाजी आपको दोनों साइड नहीं करनी है, ना बेचने की करनी है ना लेने की करनी है। अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एक बार बेचने के बाद साइकोलॉजिकली क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आपने कोई स्टॉक बेचा ये सोच के आप नीचे लेंगे और आप रोज नए पिछले स्तरों की वेट करते रहते हैं और वो कभी होता नहीं है। सो
जो लोग लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के साथ लेके बैठे हैं उनको तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी वो होगी, और कई स्टॉक्स में तो अभी बहुत चाल बाकी, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस बाकी है। आप देखिए, जो मॉइल की बात की है आपने, आरसीएफ की बात की है आपने, कुछ कंपनीज है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, जिससे शायद लिस्ट में नहीं था नाम, बट अगर आप उसका परफॉर्मेंस देखें तो इस टाइप की कंपनीज में परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होना ही है, तो पीई भी कभी ना कभी आएगा। हाँ, एक उछले स्तरों पे या ऊंचाइयों में जो आया था वो शायद वापस ना दिखे कुछ समय के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परफॉर्मेंस इशू पीएसयूज में आना है, कि ऐसी पॉलिसी चेंज या सरकार का रुख बदलना या इनके मार्केट साइड में जो ग्रोथ के आसार हैं वो कोई बदल गए हो। इनफैक्ट रोज ही हम देख रहे थे कोई ना कोई हिंदुस्तानी कंपनी, भारत की कोई पीएसयू इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेके आ रही है, चाहे वो सऊदी से हो, कतर से हो, श्रीलंका से हो। तो इस टाइप का जब ग्रोथ आपके पास है तो इतनी परफॉर्मेंस की एंजाइटी होनी नहीं चाहिए। हाँ, पी मल्टीपल्स री रेट हो रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है या आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं, बट परफॉर्मेंस को लेके कोई चिंता नहीं है, सिर्फ पी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात है। ओके, बिल्कुल। इस समय करंट मार्केट देखते हुए कोई फ्रेश आइडियाज आपके दिमाग में आए हो? पिछली बार आपने बहुत शानदार आइडिया दिया था, नेटको फार्मा का काफ़ी चला था वो, कोई इस समय आपको पसंद आ रहा हो स्टॉक इस मार्केट में? तो अनुज, नाटको जैसे मुझे पसंद है, अभी भी पसंद है। इनफैक्ट वो एक मोमेंटम उसमें हमने देखा, लेकिन आज भी वो मिल रहा है आपको जिस वैल्यूएशन पे, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, 715 करोड़ के प्रॉफिट के सामने ऑलरेडी 9 महीने में 1000 करोड़ करके बैठे हैं। इस साल 1300-1400 करोड़ का अगर मुनाफा दर्ज कर लेते हैं तो इस कंपनी की आप वैल्यूएशन देखिए क्या आपको मिल रही है, 16-17 हजार करोड़ मार्केट कैप पे। सो अभी भी जगह है। और फार्मा में मुझे ये समझ आ रही है, फार्मा और केमिकल्स में, आप फार्मा में तो ऑलरेडी चाल शुरू हो चुकी है पिछले 3 महीने से, बट केमिकल्स में एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ था हमारे सिस्टर चैनल पे टीवी 18 पे, जो आरती इंडस्ट्रीज के एमडी गोगरी साहब वहां पे आए थे, और उन्होंने पहली बार इतने सारे इंटरेक्शन के बाद बोला है कि कहीं ना कहीं उनको डिमांड वापस रिवाइव होती हुई दिख रही है। और ये चीज आपको ख्याल हो तो दीपक नाइट्राइट की कमेंट्री में भी आई थी। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी केमिकल कंपनी है उसको आप लपक लें और बोले ये चेंज हो जाएगी या टर्न अराउंड होगी, बट केमिकल्स में कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट का अंदेशा मिलना शुरू हुआ है, तो वहां पे देखा जा सकता है। और अगेन थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि L&T जैसी कंपनी जिसकी इतनी अच्छी ऑर्डर बुक है, आज आपको वो अपनी पीक से थोड़ा बहुत नीचे मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें इतनी गुंजाइश है ग्रोथ की, मार्जिन इंप्रूवमेंट की, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की, कि हम पीएसयूज को तो ऑर्डर बुक में इतना खुश हो रहे हैं क्योंकि पहले ज्यादा कुछ दिखता नहीं था। अब L&T ने तो ऑर्डर बुक हमेशा बढ़ा के रखी थी, उल्टा घटाई है, लेकिन उसको फोकस हाई मार्जिन बिजनेस में से किया है। तो अगर L&T जैसे कोई स्टॉक को आप ले लें तो कोई कारण नहीं है कि आपको इसमें आगे चल के अगले 1-2 साल में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो देयर आर स्टोरीज जो वापस रिवाइव होती हुई दिख रही है, जो समझ आ रही है लोगों को, क्योंकि नजरें हमारी थोड़ी सी जो चकाचौंध हो गई थी पीएसयू की चाल से, एसएमईज की चाल से, वो अब रियलिस्टिकली बैठने लगे। तो आई थिंक देयर आर गुड स्टोरीज, पर थोड़े ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ज्यादा आपको दिखेंगे, थोड़े लार्ज कैप नेम्स, अच्छे डिस्कवर्ड नेम्स में ही आपको पैसा कमाने की गुंजाइश दिखेगी। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। बीते 20 दिन में कुछ, या फिर आपसे जो मेरा लास्ट इंटरेक्शन हुआ है, कई सारे एपिसोड्स हुए, कई सारे अगर आप देखें ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें काफ़ी हैमरिंग हुई। एक था आपका पॉलीकैब, और रीसेंट जो इंसिडेंट हुआ है वो है एशियन पेंट्स का, बर्जर पेंट्स का, बिकॉज ऑफ आई थिंक ग्रासिम प्रेजेंस इन पेंट बिजनेस नाउ, और सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है एशियन पेंट्स में। आई मीन ऑलमोस्ट आप देखिए 3600 रुपये का ये स्टॉक आज 2750 के जोन में। आपका व्यू क्या कह रहा है सर इस वक्त इस प्राइस पे एशियन पेंट्स के लिए? नमस्कार वीरू। सो आपके बम्बई स्टूडियो में बैठे हुए अनुज, जो बहुत बारीकी से एशियन पेंट्स को ट्रैक करते हैं इतने सालों में, इनफैक्ट मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इनके खुद के विश्लेषण से एशियन पेंट्स के बारे में। और एक चीज याद रखिए, ये जो सदाबहार बिजनेसेस होते हैं, इनका रंग फीका नहीं पड़ता। अगर कोई और भी आ जाए तो ये थोड़ा बहुत आपको सेंटिमेंटली होगा। आपने देखा होगा एशियन पेंट ने कहीं भी कोई बयान नहीं दिया है कि वो ग्रासिम की एंट्री को कैसे काउंटर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो काम अपना कर रहे हैं। और जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें किसी को डिसलॉज करके नए उसको लाना, हाँ थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट हमेशा होती है। अगर मारुति का बहुत बड़ा मार्केट शेयर था तो जब Hyundai आया तो लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया, किया है, तो एक नॉवेल्टी वैल्यू रहती है।
बट ये चीज ऐसी है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और जो प्रेजेंस है और जो क्वालिटी की रिलायबिलिटी है, आपको पेंट आप ऐसी चीज है वीरू, कभी भी किसी से लेंगे, आप अपने इंटीरियर डिजाइनर से बात करेंगे या मिस्त्री से भी बात करेंगे, तो हमेशा ये बोलेगा कि आप ये रोज रोज नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ के लीजिए, अच्छी चीज लीजिए जो जो उसको पता है कि परफॉर्म करती है। और प्रीमियम सेगमेंट में जहाँ एशियन पेंट्स का बहुत बड़ी साख है, वहां पे मुझे नहीं लगता होम इम्प्रूवमेंट में कोई भी डाउनस्लाइड है। आपने डीएलएफ के नंबर्स, बुकिंग के नंबर्स देखिए, लॉन्चेस की बात कर रहे थे वो कल, तो हर चीज में आपको वो पॉजिटिव होगा। और जो डैमेज हो चुका है वो दैट प्रोबब्ली शुड बी इनफ। वो एंटिसिपेशन में है कि भाई मार्केट थोड़ा सा, इनका मार्केट शेयर गिरेगा। मुझे लगता है छोटी कंपनियों में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कुछ पिछले 2-3 साल में जो थोड़े से लॉन्च करके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्ट्रल ने जैसे लॉन्च किया था, जेएसडब्ल्यू ने पेंट्स लॉन्च किए थे, तो मार उन सब छोटी कंपनीज को पड़ेगा, क्योंकि इनकी ग्रासिम की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ इतनी है। पर अभी भी प्राइसिंग, कौन से प्रोडक्ट्स ये लोग पहले करेंगे, डिस्टेम्पर में कितना फोकस है, प्रीमियम पे कितना है, वो थोड़ा सा अभी संभलना समय लग सकता है। बट माई बिलीव इज एशियन पेंट्स आपको बहुत बढ़िया एंट्री दे रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ग्रासिम के रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो उसके ऊपर वो बेट करना 6-8 महीने बाद शुरू करेंगे। तो जो एशियन पेंट से निकलना था या प्रॉफिट बुक होना था वो हो चुका है। आई डोंट थिंक इससे बियॉन्ड कोई आपको बहुत ज्यादा डैमेज दिखे। नून, एक स्पेस जहाँ पर हमने देखा है फिर से नई रुचि आना शुरू हुई है, वो हेवल्स, क्रॉम्पटन, कंज्यूमर जैसे ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं। इन पर इस समय इतना इंटरेस्ट क्या रंग लाएगा, अच्छे रिटर्न्स दे सकता है? तो अक्षता देखिए, ये जो एफएमईजी सेगमेंट इसको कहते हैं, लगे एक नया टर्म मैंने भी कुछ समय पहले ही डिस्कवर किया है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स वाला जो होता है, या वायर्स एंड केबल्स वाला है। अगर आप ये देखें जो पॉलीकैब के साथ हुआ, उससे साफ जाहिर ये हुआ कि इनके बिजनेस में या रेवेन्यू में या सेल्स ग्रोथ में तो कोई आंच है नहीं। उसका रिकग्निशन की वो थी, जो जो अटकलें लग रही थी कि इन्होंने कितना रिकग्नाइज किया है, कितना बुक्स में नहीं किया, जो जो भी था उसमें पढ़ना भी नहीं चाह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि सेल्स ग्रोथ तो अच्छी है ही है। तो अगर पॉलीकैब की है तो मार्केट में जितने प्लेयर्स हैं सब की है, तो चाहे वो केईआई हो, हैवल्स हो, तो सभी अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करके दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। और दूसरी चीज एक याद रखिए आपको कि जो हैवल्स में पर्टिकुलरली हो रहा है, वो लॉयड्स की वजह से जो स्लो डाउन था, वो कहीं ना कहीं अब उनके पास एक मौका है उसको ग्रो करने का। क्रॉम्पटन के पास ऑफकोर्स अपने खुद के प्रोडक्ट जो है वो बहुत सुपीरियर है, सो वहां भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन आई वुड बिलीव ये सेगमेंट है होम इम्प्रूवमेंट के साथ लिंक्ड है, पेंट्स हो या वायर्स एंड केबल्स हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ और सब चीजों के साथ है। बट इसमें प्राइसिंग जो थोड़ी सी, जो पी मल्टीपल्स हैं, ये थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं, तो आपको शायद नीचे के लेवल्स भी मिलेंगे, इसमें सॉफ्टनेस मिलेगी। बट कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इसमें क्यों एक करेक्शन आ गया या करेक्शन आ सकता है। करेक्शन तो हर जगह आ सकता है, लेकिन बिजनेस जैसे मैंने कहा पीएसयूज के साथ भी अगर ग्रो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पी मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, तो ईपीएस ग्रोथ आ जाएगी, तो वो एक जगह इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। तो उस लिहाज से ये वायर्स एंड केबल्स वाले बिजनेसेस आर वेरी प्रॉमिसिंग। बट आपके पसंद की कंपनी आपको एनालाइज करके चुननी पड़ेगी, अपने एडवाइजर से बैठ के समझनी पड़ेगी। बट आई थिंक एज अ स्पेस काफी प्रॉमिसिंग है। अच्छा, मीनवाइल एक बार जोमेटो का शेयर लेकर आइए, जहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम अच्छा बन रहा है। ये देखिए स्क्रीन पर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। ध्यान रखिए एक मार्केट में बस ये भी है कि क्या जोमेटो भी निफ्टी में आ जाएगा। ऑब्वियसली उसके लिए उसका एफ होना ज़रूरी है, तो क्या साइमल्टेनियसली किया जाएगा कि एफ में भी इंक्लूड हो रहा है और निफ्टी में भी आ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट में। प्रकाश, आपका कोई व्यू है जोमेटो पर? निचले लेवल से ये स्टॉक करीब 3 गुना से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। हाँ, लेकिन वो जब वो लेवल 43 रुपए का जब था, सॉरी 53 रुपए का जब लेवल था, तब हिम्मत नहीं होती थी कि ये लेवल आ गया है कि नहीं, और ये हमेशा बॉटम फिशिंग में उलझन रहती है। बट देखिए, इसमें हमने बात भी की थी, करीब ये 90 रुपए के करीब था उस टाइम कि इसमें चेंज किया हुआ है, इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। इन्होंने जो गलती की उसका एहसास किया, उसको एक्नॉलेज किया, उसको करेक्ट किया। तो जहां पे ये फ्री में हर चीज कर रहे थे, उसकी जगह अब उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। प्रीमियम प्राइसिंग, सर्च प्राइसिंग, हर टाइप की प्राइसिंग आ गई। अब आपको आदत इतनी पड़ गई है, इस पे डिपेंडेंस इतनी हो गई है कि इसके बिना चलना मुश्किल हो गया। तो उस लिहाज से ये जो रेस्टोरेंट से पैसा कमाने की बजाय ये एंड कंज्यूमर से कमाने लगे जो, तो वो मॉडल इनका फाइनली इवॉल्व होने में समय जरूर लगा।
लेकिन अब जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है वो धीरे धीरे करके इनको और भी दृढ़ बना देगा और भी सक्षम बना देगा ग्रोथ के लिए। और दूसरी चीज, कंपटीशन कम हो गया ना, तो आपको चॉइस जो दो ही प्लेयर्स के बीच में है और उसमें भी आई थिंक 60-70% मार्केट शेयर इनको मिल जाता है, तो उस लिहाज से ग्रो कर रहे हैं। अनुज, ये रिवाइवल से सीखने वाली ये चीज है कि ये न्यू एज कंपनियां मिसप्राइस थी आईपीओ के समय पे, पर अगर ये अपने आप को ढाल के फिर से नए तौर से काम करना शुरू करती हैं और अर्निंग्स पे ग्रोथ करती हैं, जो प्राइवेट इक्विटी में इतना फोकस नहीं होता था, वैल्यूएशन अलग टाइप के होते थे, यहाँ लिस्टेड स्पेस में ट्रांसपेरेंसी लेवल्स अलग हैं, कम्युनिकेशन अलग है। तो आप देखिए, डिलीवरी करके एक छोटी सी कंपनी है लेकिन लीडरशिप वाली पोजीशन में। सो वहां पे भी जैसे ही आपका ई कॉमर्स का बोलबाला शुरू होगा और ओएनडीसी को जिस हिसाब से गवर्नमेंट भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ये अपने नेटवर्क को अच्छी तरह यूटिलाइज और करके और एफिशिएंट बना के वो ना कर सके, ग्रोथ ना ला सके। तो ग्रोथ ना लाने के जो कारण थे वो काफी हट चुके हैं और आगे चल के डिलीवरी में भी आपको इस टाइप का इंप्रूवमेंट दिखेगा। हाँ, लेकिन बिकॉज इट्स नॉट अ B2C बिजनेस, वो B2B2C है, तो थोड़ा सा मतलब आप एज ए कंज्यूमर उसको रोज रोज नहीं आप डील करते, उससे तो आप समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, जो जोमेटो में नहीं हुआ। लेकिन डिलीवरी में भी मुझे लगता है कि एक तरंग है चेंज की, और वो आपको आंकड़ों में दिखनी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मीनवाइल डे लो पर आ गए हम आज तक। जी हाँ, अनुज, मैं वही देख रही थी कि 21,949 के लेवल्स, 250 पॉइंट का करेक्शन लोएस्ट लेवल पर आज के लिए, और मिड कैप भी वो करीब करीब 900 पॉइंट। मिड कैप में कोई रिकवरी के अंश नहीं है। निफ्टी में ऐसे लग रहा था कि शायद एक अटेम्प्ट होगा, लेकिन आई डोंट नो लास्ट 15 मिनट्स ऑफ ट्रेड में क्या हो पाएगा। अब मिड कैप्स तो पूरी तरह से धराशायी। नहीं, खराब क्लोज है, विदाउट अ डाउट खराब क्लोज है। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि अब फाइनली हम लग रहा है कि 20 डे के नीचे बंद हो रहे हैं। एक दिन और दे के दीजिए, फिर भी देखिए, अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है, एक दिन और दे के दीजिए। हाँ, भले ही हम 21,970 के नीचे बंद हो रहे हैं, लेकिन फाइनल क्लोज देखते हैं कहाँ पर आता है, और एक बार एक्सपायरी हो जाए उसके बाद एक फ्रेश व्यू यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि एक दिन इसको और देने की ज़रूरत है। हाँ, फिलहाल के लिए मैं ये कहूँगा, खैर कुछ स्ट्रैटेजी पर आएंगे, उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लॉन्ग पोजीशन ना कैरी करें इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट ख़राब हुई है। लेकिन फिर भी एकदम शॉर्ट भी ना कैरी करें अभी, क्योंकि मार्केट का बड़ा ट्रेंड ऊपर है, लेकिन आज का क्लोज बहुत ख़राब है। चलिए BTST कॉल्स लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी पर आएंगे कल की। गाबा सर बताइए, क्या कैरी करेंगे, बाय या सेल? बाय, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। और स्टॉक होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेड करे 2423 पर। 10 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं। 2423 पर 2413 पर स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट होंगे 2440 टू 2450, ये एक जोन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जाना चाहिए। HUL बाय। ओके, HUL बाय है वाकई। आज सबसे अगर आप देखें बेहतरीन टेक्निकल सेटअप जिस स्टॉक का था एट लोअर एजेस, वो था HUL। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, AU बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। AU बैंक का मार्च का फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मार्च के फ्यूचर में AU बैंक के आप बिकवाली करिए। स्टॉप लॉसेस 584 के ऊपर रहेंगे, तो करीब करीब 10 रुपए का रिस्क है। लेकिन नीचे की तरफ 550 तक के टारगेट AU बैंक के मार्च के फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सेल कॉल है AU बैंक के मार्च के फ्यूचर में। तो ए स्मॉल में एक सेल साइड का ट्रेड इस समय आता हुआ। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, देखिए मैं सेल के साथ जाऊंगा। कैनफिन होम फाइनेंस को बेचे। यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन है। 780 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन था। ये कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन के बाद अगर टूटता है तो थोड़ी सेलिंग बढ़ती है। तो कैनफिन होम फाइनेंस बेचे। स्टॉप लॉस होगा इसका 780 का, और जो इमीडिएट पहला टारगेट होगा वो रहेगा 740 का। 740 टूटता है तो फिर 720 तक की जगह खुलेगी। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है कैनफिन होम फाइनेंस में। कैनफिन होम्स में ब्रेकडाउन हुआ है, तो एक STBT यहाँ पर आप लेकर जाएं। ये हो गए राजेश जी के पिक। चंदन, आप क्या कैरी करेंगे, बाय या सेल? देखिए, मैं सेल साइड में कोटक बैंक को कैरी करूंगा, क्योंकि सिलेक्टिव बैंक से वो काफ़ी वीक हो चुके हैं, चाहे AU बैंक की बात करें या फिर इंडसइंड बैंक की बात करें। तो कोटक बैंक पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। यहाँ पे 1710 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 1620 के डाउन साइड के टारगेट। ओके, तो कोटक में भी एक शॉर्ट साइड का ही ट्रेड। तो सभी जो ट्रेड्स आए वो मंदी की तरफ ही आइडेंटिफाई हुए। अमित, आपका पिक?
जी मैम, मैं यूपीएल को शॉर्ट करूंगा। यूपीएल वैसे भी एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली रहा है इस बुल मार्केट में। रिसेंटली जो यूपीएल में पुल बैक आया था, उसने 10 और 20 डेमा पे होल्ड किया और वहीं से वापस हम एक करेक्शन देख रहे हैं। आज के सत्र में स्टॉक ने अपना वापस 10 डेमा कन्विंसिंगली लूज कर लिया है। तो यूपीएल में शॉर्ट रहेगा। 475 का प्राइस है, 480 का स्टॉप लॉस एंड 465 के टारगेट्स के लिए यूपीएल। ओके, चलिए यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई एंड फाइनली ये क्लोज 20 डेमा के नीचे आता हुआ। अनुज, एक खराब सेटअप था और मतलब इस वक्त स्क्रीन पे, और फाइनली निफ्टी आईटी जो कि अभी लगभग आधे घंटे पहले ठीक ठाक था, अब 160 अंक नीचे हुए। तो कंप्लीट सरेंडर, ये क्या अप्रोच रहेगी? वीरू, पहले तो मैं ये बोलूँ कि आज मैं सुबह एक्सपेक्ट कर रहा था 150 पॉइंट की रैली और आगे 250 पॉइंट की डिक्लाइन। तो ये रैली आई बस गलत डायरेक्शन में। तो ये सब चीज़ें ना बीच बीच में मार्केट में होनी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि फिर ये ना हम सभी को ग्राउंडेड रखती हैं। ये चीज़ें बीच बीच में होनी भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो हम सोच के आए हैं उसका कंप्लीट उल्टा होना और बिल्कुल औंधे मुँह गिरना बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए। और अब मैं अपने लिए तो ख़ास तौर से मानता हूँ कि बीच बीच में ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो अच्छा होता है, क्योंकि फिर हमको भी थोड़ा सा जाके थोड़ा पढ़ने का मौका मिलता है ना कि कहाँ गलती हुई, क्या सोच गलत रही। तो आज क्लियरली स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत रही सुबह की, तो थोड़ा सा उस पर भी सोचेंगे कि क्यों रहा ऐसा। लेकिन फिलहाल कल के लिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ी न्यूट्रल पोजीशन के साथ ही घर जाएं, क्योंकि देखिए बाजार में एक ट्रेंड चेंज का खतरा है। 20 डेमा, अच्छा हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी 2 दिन पहले कि एक बार 20 डेमा को भले ही बचा लिया हो, लेकिन दूसरा टेस्ट होगा नॉर्मली, वो दूसरा टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज हम उस टेस्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं बचा पाए, तो इसके लिए मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि पहला टेस्ट तो सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा 20 डेमा का टेस्ट बहुत पावरफुल होता है और इसके लिए ट्रेंड बदलने का रिस्क है। तो कल का ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कल आपने वापस रिक्लेम कर लिया, वापस 100-150 पॉइंट की रैली आ गई तो ऑल्स गुड, लेकिन 22,000 के ऊपर आना पड़ेगा आपको फटाफट और वापस उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, वरना बहुत टाइम के बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने के क्लियर कट रिस्क यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं। ओके, वाकई। और इस बीच जरा मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्स दिखाता हूँ, शॉर्ट लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के, शॉर्ट कवरिंग के। और एक बार जरा देखते हैं कि डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक को कॉम्बो में स्क्रीन पे रखे, एक बार रोलोवर के स्टैट्स भी लिखिएगा। मैंने कहा लास्ट रिपोर्टेड फिगर्स जो मैंने निफ्टी की देखी थी उसमें रोलोवर्स थे 60% रोलोवर्स हुए हैं। तो नो डाउट अबाउट दैट कि 20 डेमा का ब्रीच होना मेरे ख्याल से आज बहुत सारे शॉर्ट्स लेके आएगा सिस्टम में, और लॉन्ग का अभाव था सिस्टम में आज। मात्र 8 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 8 करके 16 हुई, हद से हद, और 64 तो शॉर्ट है यहाँ पे, और 105 लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग में मत जाइएगा, क्योंकि अगर करंट मंथ में प्रॉफिट बुक हुआ हो तो वो भी प्रेशर दिखाएगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे जो इक्का दुक्का लॉन्ग्स थे उनको देख लेते हैं, क्योंकि 8 ही लॉन्ग्स थे मात्र। आपकी स्क्रीन पे क्लिक करके स्लाइड आएंगे। मैक्स फाइनेंशियल्स, HUL सुबह सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया था इसने। इन्फोसिस, भारती एयरटेल, BL, डिफेंस स्पेस में मूव अच्छा था और अभी भी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट अबाउट दैट। और इसके बाद सेकंड स्लाइड पर आप आएँ तो इसमें हेवल्स ऑल टाइम हाई, संवर्धन मदरसन 3% ऊपर, लॉरस, AV फैशन और इंडस टावर, ये कुछ कंप्रेसर है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था लॉन्ग साइड पे। और उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप, HPCL, पावर ग्रिड, मन्नापुरम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, IOC, यहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप था। और जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी जिसमें हम आज बात कर रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग की, जो कि सबसे सीरियस आई थिंक फिगर्स थी, उसमें वोडाफोन आइडिया, जी एंटरटेनमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डेल्टा कॉर्प और बजाज ऑटो में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक बार और लिखाइए आप निफ्टी IT और निफ्टी मतलब अभी कुछ देर पहले जो हम जुझारूपन दिखा रहे थे 22,000 के आसपास, एक डर था उस वक्त ये कि अगर आप शॉर्ट भी करें तो कहीं पुल बैक ना आ जाए। वो इसीलिए अगर आप देखें थ्योरी अब कोलैप्स होती हुई, क्योंकि अब फाइनली निफ्टी IT भी एक बार फिर से 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की तरफ जाता हुआ। डाक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसको रखिएगा। निफ्टी बैंक एट 45,930, ये मेरे ख्याल से 15 फेब के बाद जब वो ब्रेकआउट आया था निफ्टी बैंक में, 15 फेब के बाद पहली बार कोई कंट्रीब्यूटर नहीं है लॉन्ग साइड पे। HDFC बैंक गजब, अगर आप देखें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। निफ्टी बैंक में जो बात कर रहा था कि आज क्लोज होने जा रहा है अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, और 1405 पे मेरे ख्याल से ये HDFC बैंक का इस दौर का सेकेंड वर्स्ट क्लोज 1405 माइनस क्या पिक्चर ड्रॉ कर रहा है HDFC बैंक आपके लिए?
देखिए एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है बिल्कुल सही है कि 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक के ऊपर नहीं निकल पा रहा है और एक सपोर्ट स्टॉक ने ब्रीच किया है 1409 का जो सपोर्ट था वो ब्रीच किया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला लो 1375 के आसपास था एचडीएफसी बैंक एक बार उसको रिविजिट कर सकता है। ओके, मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखिए। अब मतलब इवन जो थोड़े से अच्छी एकदम पेडिग्री वाले स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी वन वे स्लाइड आ रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 6% नीचे। अच्छा, जी एंटरटेनमेंट अगर थोड़ा सा टाइम हो रहा था तो शायद टेम्प्रेरी फ्रीज पे चला जाता। 8-8.5% नीचे अब जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब करीब। उसके अलावा मन्नापुरम फाइनेंस यहाँ पर भी गिरावट है, इंडिया सीमेंट्स में गिरावट है, डेल्टा कॉप आखिरी के 2 दिन एफ में, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा एफ में। अगर आप इसको रोल ओवर ज़ीरो देख कर थोड़े से परेशान हो रहे हैं तो ये समय थोड़ा सा मामला इंटरेस्टिंग। बिरला सॉफ्ट इस समय डे लो पर। तो काफ़ी स्टॉक्स है। कैनरा बैंक देखिए, कैनरा बैंक में वन वे डिक्लाइन रही है पिछले कुछ दिनों में, 4% नीचे इस समय कैनरा बैंक। गावा सर, ट्रेंड चेंज हुआ क्या कैनरा बैंक का? कैनरा बैंक का ट्रेंड, कैनरा बैंक का ट्रेंड वीक है काफी हद तक। मैं कहूंगा कि एक ब्रेकडाउन मिला है आज। 570 जब ब्रीच हुआ इसमें एक क्रैक मिल गया, अब ट्रेड कर रहा है 550। वेरी गुड चांस 525 तक स्लाइड होने की संभावना है और स्टॉप होना चाहिए 558 का, ज्यादा नहीं है। तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 525 500 जोन्स ये एक पॉसिबिलिटी है तो भी वीकनेस है। और इनफैक्ट कल हम इस सीरीज को क्लोज करेंगे। कल एक्सपायरी का दिन है 28 फरवरी और ऐसे चांसेस हैं कि कुछ स्टॉक्स बैन में जा सकते हैं अभी भी। वो उस श्रेणी में ऑफ कोर्स वोडाफोन आगे है लगभग 99% की पोजीशंस के साथ। जेएमआर एयरपोर्ट फिर से इसकी पोजीशन मार्केट वाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, 90% के बियॉन्ड गई। कैनरा बैंक जिसका जिक्र अभी हुआ उसमें कुछ कूल ऑफ ABFRL में और जी एंटरटेनमेंट में सिचुएशन ऐसी बनी है कि शायद ये बैंक से निकल सकते हैं। हालांकि सभी काउंटर्स में हमने देखा है काफ़ी ग्रेविटी का इम्पैक्ट आया, काफ़ी बिकवाली का दबाव बनता दिखाई ज़रूर दिया है। लेकिन 2 स्टॉक्स गिरते बाजार में जो अपने आप को संभालने में पूरी कायम थे, एक ऑफ कोर्स हेवल्स और दूसरा मैक्स फाइनेंशियल। मैक्स फाइनेंशियल में तो OI एडिशन भी होता हुआ दिखाई दिया है और अगली सीरीज़ के लिए रोल ओवर करीब 80% का। तो ये एक ट्रेड है जो लार्जली टिका था। संवर्धन मदरसन हमने मेंशन किया था 118 के लेवल्स पर। मानस, ये ट्रेड आप कल के लिए कैरी करेंगे या फिर आज के आज आखिरी 5 मिनटों में निपटाएं, क्योंकि उतना फॉलो थ्रू शायद नहीं दिखा जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। देखिए मैं पोजीशन को लेके जाना प्रेफर करूंगा क्योंकि कुछ ही स्टॉक ऐसे हैं जो जहां पर स्ट्रेंथ लग रही है और इतने वीक मार्केट में अगर स्टॉक में कोई सेलिंग प्रेशर हाई लेवल पे नहीं देखने को मिल रहा है तो आई थिंक डेफिनेटली उसमें स्ट्रेंथ जरूर है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर कल छोटा सा भी बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तो शायद आपको 123-124 तक के भाव देखने को मिल जाए। ओके, और कुछ अगर आप केमिकल बास्केट की काउंटर्स को देखें जो कि नहीं मैं चाहे केमिकल बास्केट नहीं, हाँ मैं एक बार आपके स्क्रीन पे रखूँगा नवीन फ्लोरिन को। 3005 पे ये आई थिंक अब तक हम यूपीएल के स्ट्रक्चर की बात करते थे, सबसे आई थिंक बुरी स्टेट में अब यूपीएल के बाद अगर कोई स्टॉक है तो दैट्स आई थिंक नवीन फ्लोरिन। मई 2021 के बाद का पूरा जो जोन था इसने तोड़ दिया और मतलब इसकी रैली प्री कोविड शुरू हो गई थी। आई मीन अगर आप देखें सितंबर 2019 में जब इसका प्राइस था करीब 800-1100 रुपये से लेके ये 5000 का हो गया था। इस पूरे मूव का अप्रॉक्सीमेटली 33% इसने रिट्रेसमेंट दे दिया है। नवीन फ्लोरिन का आज क्लोज बहुत ही ख़राब 3005 पे, ये 52 वीक लो पे और मेरे ख्याल से जुलाई 2021 के बाद का अब तक का सबसे लोवेस्ट लेवल। और सीवियर प्राइस डैमेजेस में एक बार आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा एक और काउंटर जो कि आज फार्मा स्पेस में काफ़ी डैमेज देखेगा, दैट सिंजन 700 रुपये पे बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। उसके बाद एक लेके आइए आप आपकी स्क्रीन पे अपोलो हॉस्पिटल जिस पे शॉर्ट कॉल मिली थी यहाँ पर राजेश सतपुते जी ने, बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 3 सेशन में प्राइस करीब 6820 से घट के मतलब 6300 रुपये हो गया, मतलब लगभग 500 रुपये का प्राइस डैमेज। और एक स्टॉक और रखूँगा स्क्रीन पे जहाँ पे प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर था, दैट्स इंडिया सीमेंट स्पेस मिड कैप में बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। और कुछ देर के लिए अगर मैं इस चार्ट को वीकली पे कन्वर्ट कर दूँ तो ये आज 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लोज होता हुआ। सेटअप काफ़ी ख़राब हो गया आज चलते चलते। जी हाँ, सिचुएशन काफ़ी बिगड़ी है बवीरू अक्रॉस द बोर्ड।
मैं देख रही हूँ बिकवाली की पोजीशंस, हम इन्फी टीसीएस की बात कर रहे थे, वहां पर भी अगर आप ध्यान दें ऊपरी लेवल से एकदम फ्लैट आधे % गिरकर वो स्टॉक्स बंद हो रहे हैं। यहाँ पर कूल ऑफ देखने को मिला है। बस इकलौता HUL है पॉजिटिव साइड पर 0.75% के गेंस, और भारतीय एयरटेल, TCS, इन्फी 4 स्टॉक्स ही मुश्किल से जहां पर हमने देखी है कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मिड कैप में वाकई हॉरिफिक क्लोज है अपने 1042 अंकों की जो गिरावट हमने देखी है। एक ही दिन पूरा एक्शन साफ होता हुआ तेजी का, और आज गहरी मंदी में ये काउंटर्स जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। एक पर्टिकुलरली निफ्टी की आज की क्लोज पर अमित 21,900 कल एक्सपायरी के लिए कौन सा लेवल आप इंपॉर्टेंटली वॉच करना चाहेंगे अगर कुछ संभलना है बाजार को? जी मैम, कल का सत्र काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज कई दिनों बाद निफ्टी ने अपना 20 डेमा वायलेट कर दिया है, तो कल का फर्स्ट आवर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे देखते हैं तो अगला सपोर्ट लगभग 21,800 21,750 के आसपास आता है। तो फर्स्ट 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज टुमारो मॉर्निंग में एक मेक और ब्रेक सेशन बोलूंगा। अगर 20 डेमा नहीं होल्ड करता है फर्स्ट 1 आवर में, तो मुझे लगता है 21,800 21,750 तक के लेवल्स भी कल हम देख सकेंगे। ओके, तो वो 20 DMA को होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का दिन पेनफुल तो ज़रूर रहा है। अब वॉल पर चलते हैं। अनुज तैयार है बताने के लिए कि कहाँ पर कितना पेन दिखा? बिल्कुल, काफ़ी ख़राब दिन मार्केट के लिए। 270 पॉइंट नीचे निफ्टी, बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं था जब ट्रेड की शुरुआत हुई थी कि इस तरीके का डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको। कोई इंडिकेशन नहीं था मार्केट की तरफ से, लेकिन खैर ये मार्केट है। 21,924। बैंक निफ्टी में देखिए 700 पॉइंट की गिरावट हुई, और निफ्टी आईटी में भी करीब 2-3.5% की गिरावट हुई, लेकिन असली पेन थी मिड कैप इंडेक्स में। अच्छा, जब हमने क्लोजिंग के शो की शुरुआत की थी तब मिड कैप इंडेक्स 700 पॉइंट नीचे था, 600-700। वो एंड हो रहा है 1000 पॉइंट से ज़्यादा की डिक्लाइन पर। 2% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स गिरा, 2% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा, और एडवांस डिक्लाइन देखिए तो 300 बढ़ने वाले शेयर और 2000 गिरने वाले शेयर। इस तरीके की पेन थी आज ब्रॉडर मार्केट में। बाकी के सारे सेक्टोरल इंडेक्स देख लीजिए आप, सभी में पेन थी। CPSE इंडेक्स 2%, PSU बैंक इंडेक्स 2.5%, ऑटो इंडेक्स में 2% की बड़ी गिरावट। उसके अलावा FMCG यहाँ पर भी गिरावट थी 1%, मेटल्स में भी 2% की गिरावट थी। आई थिंक इवन फार्मा नहीं बचा, हालांकि कम गिरा, लेकिन 0.7%। कैपिटल गुड्स 1.25% नीचे, पावर इंडेक्स 2.5% नीचे। तो अक्रॉस द बोर्ड आज काफ़ी डिक्लाइन थी। ऑयल एंड गैस 2.5% नीचे, रियल्टी इंडेक्स 2.5% नीचे। तो 2.5% इंडेक्स गिरे हैं आज। फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 1.25% नीचे। तो बहुत ख़राब दिन मार्केट के लिए, कहना पड़ेगा कि बहुत ख़राब दिन। निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और आज आपको दिखाई देगा कि पूरा अक्रॉस द बोर्ड रेड है। सिर्फ 4 स्टॉक्स ग्रीन में थे, तो पहले इससे शुरुआत कर लेते हैं। आसान लिस्ट है, लीवर, TCS, इन्फोसिस और भारती। और बात करते करते भारती भी रेड में आ गया, तो 3 ही स्टॉक रह गए ग्रीन में। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन नीचे देखिए आप, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज ऑटो, आयशर, इंडसइंड बैंक, विप्रो, मारुति, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, अदानी ग्रुप स्टॉक्स, JSW स्टील, रिलायंस ने काफ़ी प्रेशर डाला आज। एक्चुअली 2% के करीब रिलायंस नीचे था। कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट थी, कोल इंडिया में गिरावट थी, ONGC, ICICI बैंक। अक्रॉस द बोर्ड 272 पॉइंट्स नीचे जाकर निफ्टी बंद होता हुआ। जी हाँ, एक पेनफुल सेशन और अक्रॉस द बोर्ड वो बस मंदी और सिर्फ मंदी देखने को मिली है। 21,927 पर आज का क्लोज आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। ओके, तो अभी तो एक दिन बाकी है हर्षिता, अभी गुरुवार की एक्सपायरी देखना बाकी है। लेट्स होप द बेस्ट कि कल कुछ अच्छा हो। हाँ, आज का दिन कंप्लीट सरेंडर। कोई लेवल नहीं था जिसको बाजार ने रिस्पेक्ट दिया हो, चाहे वो निफ्टी IG हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी बैंक हो। लेट्स होप द बेस्ट फॉर टुमारो। कल के लिए कुछ अच्छी उम्मीदें रखिए। कल फिर मुलाकात होगी इस पैनल की आपसे गुरुवार की सुबह। अनुज, मेरी, हर्षिता, नीरज जी और आशीष की। तब तक के लिए नमस्कार।